अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है भाई, सब ठीक है? अच्छा भाई, तो लास्ट क्लास में हमने प्रॉप्स देख लिए थे, ऐसा ही है? तो प्रैक्टिस की, थोड़ी करके देखा, समझ में आ गया? इतना ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो प्रॉप्स का काम क्या है कि रिएक्ट के अंदर हमारे पास मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं जिनको मिला के हम एक पूरा पेज बनाते हैं, ठीक है। तो अगर हमें पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट को डेटा पास करना हो तो हम यूज करते हैं प्रॉप्स, ठीक है। और चाइल्ड से पेरेंट को पास करना है तो हम फंक्शन के थ्रू करते हैं, ठीक है। अब देखें, OLX की बहुत अच्छी एग्जांपल है, किसी भी वेबसाइट को आप देख लें, क्योंकि OLX जो है ना वो रिएक्ट पे ही बनी हुई है इस वजह से। अब आप देखें जो कार्ड आ रहा है ना पूरा, ये जिसपे ये एक प्रोडक्ट नजर आ रहा है आपको, तो ये एक पूरा कंपोनेंट है, ठीक है। और नीचे देखें बिल्कुल सेम है, सिर्फ फर्क क्या है दोनों में? डेटा चेंज है। तो हो ये रहा होगा कि जो मेन पेज है इस पे ये कंपोनेंट हमने डिफाइन किया हुआ है और इस कंपोनेंट को प्रॉप्स के अंदर ये डेटा पास कर रहे हैं और ये रेंडर करवाया जा रहा है, ठीक है। तो ये इस वजह से हमें जो है ना प्रॉप्स जो है काम आता है, ठीक है। तो अब ये पूरा कंपोनेंट भी यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इसके अंदर भी छोटे छोटे कंपोनेंट्स हो सकते हैं, लाइक ये बटन है, ठीक है, और ये एड्रेस लिखा हुआ है, इस तरह की चीज, ये हार्ट का निशान है लाइक करने के लिए इसको, ठीक है। या देखिए, इस पे कॉल दबाऊंगा तो अलग नंबर पे कॉल लगेगी, इस पे कॉल दबाऊंगा तो अलग नंबर पे लगेगी, जबकि कंपोनेंट दोनों सेम है, ठीक है। तो नंबर अलग अलग कैसे आ रहे हैं? प्रॉप्स के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे एक कार्ड शो हो रहा है, इसको हमने प्रॉप्स में नंबर दूसरा पास कर दिया, नीचे दूसरा पास कर दिया, ठीक है। समझे, ये सारा जो डेटा है हमारे पास एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स के अंदर है और हम इसको रेंडर करवा रहे हैं, ठीक है। और एक ही कंपोनेंट को यूज करके हम सारा डेटा बना रहे हैं, ठीक है। तो रिएक्ट का जो मेन काम है ना वो ये है कि भाई हमारा कोड कम से कम हो जाए, ठीक है, और हम जल्द से जल्द चीज को बना लें, परफॉर्मेंस वाइज भी बेहतरीन है, ठीक है, और ये टाइम भी बचा रहा है हमारा, ठीक है। तो प्रॉप्स के अलावा हमने मटेरियल यूआई थोड़ी सी देखी थी, ठीक है। अब देखिए, मटेरियल यूआई में काफी सारी चीजें हैं ना। अच्छा, अब मैं चाहूं तो आपको एक एक करके सब बताऊं, ठीक है, जो कि बिल्कुल भी समझ आने वाली बात नहीं है कि भाई क्या फायदा बताने का, ठीक है। तो आपको मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया, इंस्टॉलेशन बता दी और एक दो कंपोनेंट यूज करके दिखा दिए। तो अब इसमें जो कुछ भी, जितना कुछ भी आप लोग कर सकते हैं ऐसे ही। या अगर कोई समझता है कि यार नहीं यार हम नहीं समझ सकते इस तरह, तो फिर हम इसको पूरा एक एक करके भी देख सकते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं आप लोग? क्लियर है ना भाई? मतलब थोड़ी बहुत चीजें आपको पता चल गई तो आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं चीजों को, ठीक है। तो बेहतरीन लाइब्रेरी यूआई बनाने के लिए मटेरियल यूआई, ठीक है। इसके अलावा आज हम थोड़ा ऑन डिजाइन भी देख लेते हैं, ठीक है। ये भी रिएक्ट की बहुत पॉपुलर लाइब्रेरी है, ठीक है। अच्छा, इसमें ऐसा क्यों लिखा हुआ था कि भाई द वर्ल्ड सेकंड मोस्ट पॉपुलर रिएक्ट यूआई, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट MUI होगा फिर भाई। लेकिन ये आन जो है ना ये बहुत यूज हो रही है, ठीक है। इसका रीजन ये है कि यार इसमें इतनी सारी चीजें हैं जो आपको कंप्लीटली बनी बनाई मिल जाती हैं, ठीक है, आपको खुद से बनाने नहीं पड़ती, ठीक है। ये जो पूरी वेबसाइट आपको नजर आ रही है आन डिजाइन की, तो ये खुद भी आन डिजाइन को यूज करके, मतलब अपनी यूआई को यूज करके पूरी बनी हुई है, ठीक है। तो ये जो पूरी लाइब्रेरी है ये अलीबाबा की है, अलीबाबा है ना चाइना का बड़ी कंपनी है, तो उसने ये सारी पूरी आपको प्रोवाइड की हुई है, ठीक है। इसके गिटहब वगैरह पे जाके देखें या फिर कहीं ना इसने मेंशन किया हुआ होगा कि भाई ये लाइब्रेरी जो है वो अलीबाबा ने बनाई है, ठीक है भाई। देखिए चाइना वगैरह ऐसा कुछ तो नजर आ रहा है, ठीक है। या अगर आप सर्च करें मेड ऑन डिजाइन, ठीक है, तो ये देखें आ गया। तो इसने ही बनाई हुई
और ये एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और ये काफ़ी सारी सर्विसेज और भी देता है, ठीक है। रिएक्ट के अंदर ना इसने काफ़ी सारी चीज़ें और भी डाली हैं, ठीक है। अभी हम थोड़ा हुक्स पढ़ लें तो मैं आपको एक और लाइब्रेरी बताऊंगा। ये ए हुक्स बेहतरीन चीज़ डाली है रिएक्ट के अंदर ये इन्होंने, ठीक है। तो ये भी पूरी अलीबाबा ग्रुप ने बनाई है, ठीक है भाई। तो इस वजह से ये बहुत पॉपुलर भी है और इसमें चीज़ें आपने देखी थी जिनके भाई लेआउट वगैरह के कितने अच्छे अच्छे बने बनाए हमें मिल रहे थे। ज़्यादातर रिएक्ट का जो हम काम करते हैं ना वो ज़्यादातर एडमिन पोर्टल हमारे पास बनने के लिए आते हैं कि यार ये एडमिन पोर्टल पूरा बना लें, ठीक है, जिसपे सारा डेटा वगैरह हम मैनेज कर सकें। स्टूडेंट पोर्टल है, LMS है, CRM है, अकाउंट्स का कोई सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो इस तरह देखें ये हमारे पास लेआउट कितने ज़बरदस्त बने बनाए हमें मिल रहे हैं, ठीक है। ये देखें पूरा कंप्लीट हमें ये मिल जाएगा। तो इसको थोड़ा सा देखते हैं कि भाई ये कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। बाकी हैकाथॉन जो हो रहा है ना उसका एक चीज़ जहन में आई है हमारे सीनियर ट्रेनर्स के कि अब रिएक्ट तो तकरीबन पढ़ लिए, ठीक है, कि क्यों ना हैकाथॉन रिएक्ट पे ही कर ले, ज़्यादा अच्छा होगा ना, ठीक है। क्योंकि उसमें जो है ना फिर मेरे ख्याल से भी अगर देखा जाए ना एक बच्चे ने अगर रिएक्ट पढ़ ली और अब वो जावास्क्रिप्ट पे काम करेगा उसको बोरिंग लगेगा, बोले यार क्या डॉक्यूमेंट डॉट करेगा बार बार, ठीक है। तो इस वजह से वो भी ज़्यादा चाहेगा क्या नहीं रिएक्ट पे हो जाए, ठीक है। तो लेकिन अब हमारे पास टाइम जो है देखते हैं कब हैकाथॉन हो सकता है, इस आने वाले इतवार को हो जाए तो फिर तो हम नहीं कर सकते क्योंकि रिएक्ट हमारी चीज़ें रहती हैं, ठीक है। लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें हमने रिएक्ट में देख ली हैं, ठीक है। इसमें स्टेट हमारी रह गई, समझे इंपॉर्टेंट है स्टेट, और हुक्स रह गए हमारे, ठीक है, और राउटिंग, ये तीन चीज़ इंपॉर्टेंट रह गई, ठीक है, जो जिसके बिना आप नहीं कर सकते रिएक्ट ना। फायरबेस, ठीक है, सेम है, सेम बिल्कुल जैसे आपने जावास्क्रिप्ट में किया। अच्छा मैंने जावास्क्रिप्ट में आपको सिखाया ही इस तरीके से कि रिएक्ट में भी पूरा उसी तरीके से होगा, मतलब रिएक्ट में कोई नया तरीका नहीं आएगा। इसमें मैंने कैसे सिखाया आपको, जावास्क्रिप्ट में अलग फाइल बनाई, फायरबेस की सारी चीज़ें वहाँ पे इंपोर्ट करवाई, वहाँ से एक्सपोर्ट करवाई और जहाँ कहीं भी उसको यूज़ करना है इंपोर्ट करवा के यूज़ कर लिया। रिएक्ट में सेम वही तरीका है, अलग से कुछ भी नहीं है। सिर्फ फर्क पता है कितना है, क्या है कि भाई रिएक्ट में इंस्टॉल होगा, उसमें CDN था, आप इंपोर्ट करवाते वक्त ऊपर URL दे देते, इसमें क्या होगा इंस्टॉल हो जाएगा कि भाई npm इंस्टॉल आप फायरबेस कर देंगे, ठीक है। तो सिर्फ ये फर्क है, बाकी कोई भी फर्क नहीं है, सेम वही है जो आपने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा, बिल्कुल सेम उस तरीके से रिएक्ट में भी होगा। देखिए ये चीजें मुझे बार बार बतानी पड़ती है, जावास्क्रिप्ट में आपने जो कुछ भी पढ़ा वो सारा आप रिएक्ट में यूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे डॉम वाली ना वो यहाँ पे नहीं करिएगा, ठीक है। जैसे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, उसकी यहाँ पे हमें नीड नहीं है, बल्कि उससे ज्यादा आसानी से हम कोई भी काम कर सकते हैं, ठीक है भाई। ऐड इवेंट लिस्टनर, डॉम से रिलेटेड जो भी चीजें ना, इनर HTML, इनर टैग्स, डॉट वैल्यू जो इनपुट पे लगाते हैं, ये कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये सारी चीजें कंट्रोल यहाँ पे हो रही हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है डेटा बाइंडिंग, जिसका मैंने आपको बोला था कि सर्च भी करना, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा स्टेट पढ़ें तो फिर इसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रोजेक्ट है रिएक्ट का, इसको रन कर लेते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। पहले हम जो है ना रिएक्ट की सारी UI रिलेटेड चीजें सीख रहे हैं, ठीक है भाई। जैसे हमने क्लास देख ली कि कैसे बन रही है, इमेज लगाने देख ली, डेटा रेंडर करना सीख लिया UI के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा हमने बूटस्ट्रैप देख लिया, मटेरियल UI देख ली, आइकन्स का मैंने बता दिया था, आइकन्स का रिएक्ट आइकन्स बेहतरीन है, ठीक है। इसके अलावा मटेरियल UI और अभी आर्ट डिजाइन भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। और इसके अलावा देखिए UI से रिलेटेड ना काफी कुछ पढ़ा हुआ है रिएक्ट के ऊपर, लाइब्रेरीज मौजूद हैं, जो कुछ भी आपने बनाना है, ठीक है, आप सर्च करें। अच्छा अगर आपको लगता है यार आप जो है कम टाइम में खुद बना लेंगे, खुद बना लें, वरना आप सर्च करेंगे आपको लाइब्रेरी उस चीज़ की ज़रूर मिल जाएगी, ठीक है। तो काफ़ी सारी लाइब्रेरीज हैं जो रिएक्ट की मौजूद हैं,
बहुत बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज मौजूद हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको एक ड्रॉप डाउन बनाना है। अच्छा, आर्ट डिज़ाइन भी जो है ना आपको इतनी सारी चीज़ें देती है। अब जैसे मल्टी सेलेक्ट ड्रॉप डाउन होता है ना, खुद से बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है उसमें। अच्छा, वैसे वो आर्ट डिज़ाइन प्रोवाइड कर रहा है आपको ना, और अलग से एक लाइब्रेरी भी है। आर्ट डिज़ाइन एक दफ़ा आप एक एक करके हर कंपोनेंट को जाके देख लिएगा, अपने दिमाग में रख लिएगा कि भाई जब भी आप कोई वेबसाइट बनाए तो आपको पता हो यार ये चीज़ पड़ी हुई आर्ट डिज़ाइन पे। ठीक है, जैसे क्यूआर कोड का मैंने दिखाया आपको, कितनी बेहतरीन चीज़ है इसने दी है हमें बना के। ठीक है, अब इसके आप इन वो देखें, फॉर्म्स देखें कितने अच्छे इसने हमें दिए हैं। ये आ गया भाई फॉर्म। ठीक है, सिंपल है, इसको आप चाहें कस्टमाइज करना अपनी मर्जी से कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ड्रॉप डाउन भी देखें बेहतरीन इन्होंने बनाया हुआ है, और इसी में ही कहीं ना कहीं मल्टी सेलेक्ट भी होगा। ये देखें भाई फील्ड ऐड हो रही है। अब ये चीज़ देखें हमें बनाना पड़ सकती है। अब जैसे कि मैं बोले यार हम जो है ना एक क्विज एप्लीकेशन बनाएंगे रिएक्ट पे, जो कि बनाएंगे, ठीक है, अच्छी, और उसमें क्विज के क्वेश्चंस ऐड करना है। तो उसके लिए ये देखें ये चाहिए होगा हमें कि भाई एक क्विज है, उसके मैं चाहता हूँ 3 ऑप्शन ऐड करूँ, तो 3 इनपुट बना लिए मैंने। तो ये ऐसे ही मतलब ऐसा कंपोनेंट है जो आपको पूरी फील्ड ऐड करके दे रहा है, और हेड भी पूरा ऐड करके दे रहा है। देख रहे हैं भाई? तो भाई इसके बेहतरीन है यार, देखें नंबर वाला इनपुट भी दे रहा है आपको बने बनाया। अगर ये भी आप खुद बनाने जाएं तो काफ़ी टाइम लगता है इसको बनाने में। अच्छा, डेट पिकर देखें इसके कितने बेहतरीन है, इसने अपने बनाए हुए। ठीक है, ये डेट पिकर आ गया, और डेट रेंज भी आ गया। देखें आप देखते हैं एयरलाइन की वेबसाइट में होता है, या इस तरह होटल्स वगैरह की वेबसाइट में होता है कि भाई इस डेट से इस डेट तक आपने एक रेंज बता दी। टाइम पिकर भी है, वैलिडेशन भी दे रहा है आपको। देखें कोई वार्निंग दिखानी है फॉर्म पे, कोई मैसेज दिखाना है, कोई एरर दिखाना है, लोडिंग दिखानी है, तो हर चीज़ ये आपको जो है ना रेडीमेड दे रहा है। बस थोड़ी सी इस पे आपने मॉडिफिकेशन करनी है। अच्छा देखिए ड्रैग फाइल वाला ऑप्शन भी दे रहा है कि भाई आप अपनी फाइल को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करें। अच्छा, इसमें ना मल्टी सेलेक्ट शायद इन्होंने अलग बनाया हुआ होगा, ये रहा सेलेक्ट। ये देखें अभी सिंगल सेलेक्ट है और ये मल्टी सेलेक्ट है। ये देखें कि ड्रॉप डाउन है, ड्रॉप डाउन में आपने मल्टीपल सिलेक्शन कर ली। टैग्स वगैरह होते हैं, टैग्स डालने हो आपने पोस्ट में। तो यार ये देखिए, अगर मेरे पास ऑप्शन होता है ना कि यार मुझे एक वेबसाइट बनानी है, मुझे कोई एडमिन पोर्टल बनाना है, और उसमें मैं क्या क्या चीज़ें यूज़ करूँगा, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज़ करूँगा, तो रिएक्ट और रिएक्ट के साथ मैं जाता हूँ आर्ट पे, क्योंकि मुझे पता है इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, और मुझे पता भी है कि क्या है इसमें या क्या नहीं, और इसको यूज़ करना भी काफ़ी आसान है। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें क्योंकि ये प्रोवाइड कर रहा है हमें। नीचे लास्ट में इसके आएंगे, ये इसकी एपीआई है। एपीआई बता दिया था मैंने क्या होती है, इसके प्रॉप्स, कि भाई जो प्रॉप्स ये एक्सेप्ट कर रहा है वो सारे यहाँ पे मौजूद हैं। अलाउ क्लियर, अलाउ क्लियर से क्या होगा देखिए इसके बारे में लिखा हुआ है, कस्टमाइज क्लियर आइकन, जो भाई सेलेक्ट करने के बाद क्लियर हो जाए सारा। ठीक है, तो काफ़ी सारे देखिए ऑटो फोकस, बॉर्डर, डिफॉल्ट ओपन, डिसेबल, काफ़ी सारी चीज़ें आपको दे रहा है। ठीक है, इवेंट्स भी देगा। ये देखें ऑन चेंज, मतलब चेंज जब जब चेंज होगा आपको ये इवेंट चलेगा और आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो काफ़ी सारी चीज़ें ये दे रहा है। अच्छा, इसमें फाइल इनपुट देखें आप, अपलोड SMIT का जो फॉर्म है ना उसमें मैंने यही यूज़ किया हुआ है। देखिए कुछ इस तरीके से ही नज़र आता है वहाँ पे ये वाला। अब जाएंगे ना इस फॉर्म में, तो देखिए इसमें ये देखिए अपलोड नजर आ रहा है।
अब इसका एक फायदा क्या है, साथ में जो है ना इसको एडिटिंग के लिए भी देता है। सीधे देखें, जूम इन जूम आउट कर लें, इसका मैंने फिक्स रेशियो रख दिया जो मेरे कार्ड पे फिक्स हो रहा है, ठीक है। और ये मैंने खुद से कुछ भी नहीं करा, सारा आर्ट डिजाइन ने बनाया दे दिया, ठीक है। अब रोटेट करनी हो इमेज पूरी, रोटेट भी यहीं से कर ले भाई, जिस किसी को भी करनी हो सेलेक्ट करी, यहाँ पे नजर आ गई। तो ये जितना भी कुछ बना हुआ है ना सारा ही आर्ट डिजाइन पे। अब देखिए उसका इनपुट अलग था, मेरा अलग है, क्योंकि मैंने कस्टमाइज कर लिया थोड़ा सा, कि मेरी रिक्वायरमेंट अलग थी, मैंने उसको थोड़ा सा कस्टमाइज कर लिया। तो इस तरीके से जो एडमिन पोर्टल है फिर हमारा SMIT का, वो पूरा आर्ट पे बना हुआ है और बहुत जल्दी बनाया है, ठीक है। तो चीजें जो है ना आजकल के टाइम पे ज्यादा बेहतर ये है कि जितनी जल्दी हो सके करें, और बनी बनाई चीजें जब अवेलेबल हैं तो उनको यूज करें। तो इसको हम इंस्टॉल करते हैं और चेक करते हैं कि भाई कैसे यूज करा जाए। गेटिंग स्टार्टेड, ठीक है, डेवलपमेंट पे आना है और इसके बाद जो है फिर वो गेटिंग स्टार्टेड पे आना है। अच्छा, ये मल्टीपल ऑप्शन दे रहा है हमें कि भाई आप इसको ना किसके साथ यूज कर रहे हो, यूजिंग विद क्रिएट रिएक्ट ऐप, यूजिंग विद नेक्स्ट.js, ठीक है। तो हम किसके साथ कर रहे हैं, क्रिएट रिएक्ट ऐप। तो ये बोला है इस तरह से आप कर लो, यहाँ से करना है हमें, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, क्रिएट रिएक्ट ऐप ऑन डेमो, नहीं डेमो हमें नहीं चाहिए, ये पूरा एक इसका डेमो आपको बना के दे रहा है, हमें ये वाली कमांड चलानी है, सिर्फ ऑन डी इंस्टॉल करना है, ठीक है। यहाँ से कर लेते हैं, ठीक है। इसको बंद किया, इसको इंस्टॉल कर दिया, और इसके भी आइकन्स वगैरह होंगे कि अगर ये बोलता होगा कि भाई आइकन आपको चाहिए तो आप इंस्टॉल कर लो, या फिर बगैर इंस्टॉल करे शायद ये अलाउ कर रहा है। ठीक है, ये हो जाए तो फिर हम जो है ना लेआउट देखते हैं सबसे पहले इसका, जो कि बड़ा ही बेहतरीन है। अच्छा, ये इसके साथ भी बता रहा है कि अगर आपको भाई वीट के साथ यूज करना है तो फिर भी आप कर लो, लेकिन एक ही चीज है, कोई इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट में इंस्टॉल करें, वीट में करें, क्रिएट ऐप में करें, सब में एक ही चीज है, अलग से कुछ भी नहीं। बस ये ऊपर जो है ना आपको एक टेम्पलेट बना के दे रहा है, वो शायद अलग होगा। ठीक है, लाइब्रेरी थोड़ी शायद बड़ी है तो इस वजह से, या फिर हमारा इंटरनेट भी थोड़ा स्लो हो सकता है जिसकी वजह से टाइम लग रहा है ना। इसके अलावा फॉर्म पे आप देखते हैं यार, आप फॉर्म सबमिट करते हैं SMIT का, आपका कार्ड बन जाता है, तो ये कैसे बन सकता है, कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो इसके लिए तो बड़ी ओल्ड लाइब्रेरी एक यूज हुई हुई है, JS PDF ना, लेकिन रिएक्ट में बड़ी अच्छी लाइब्रेरी है इसकी, ठीक है। खैर ये भी रिएक्ट पे बना हुआ है, लेकिन ये काफी ओल्ड था, लेकिन अभी भी है ये, लेकिन इसमें मेहनत ज्यादा लगती है JS PDF में। और अगर हम बात करें ना, एक लाइब्रेरी हमारे पास है रिएक्ट PDF के नाम से, ये बेहतरीन लाइब्रेरी है, ठीक है। मैंने एक दो प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, दोनों अलग टेक्नोलॉजी पे चल रहे थे, सिर्फ PDF को यूज करने के लिए रिएक्ट यूज करा, ठीक है, क्योंकि PDF का जो पैकेज है ना ये बहुत बेहतरीन है। ये कैसी भी PDF बना लें इससे आप। मैं इसमें ना एक आपको बड़ा बेहतरीन टास्क दूंगा रिएक्ट PDF का, ठीक है। क्या हो सकता है पता है, आप बनाएंगे इसको यूज करके के इलेक्ट्रिक का बिल, मजा आ जाएगा। देखा है ना सबने, PDF भी आ जाती है आजकल, व्हाट्सएप पे भी आ जाती है, उसकी ऑनलाइन भी आ जाती है, ठीक है। तो इसको यूज करके पूरा बना देना है, बेहतरीन हो जाएगा काम, ठीक है। और ये लाइब्रेरी ऐसी है, अच्छा ये लाइब्रेरी ऐसी है, इसकी एक और अच्छी बात है कि जिसने ये लाइब्रेरी सीख ली ना रिएक्ट के ऊपर,
वो रिएक्ट नेटिव में आराम से यूआई बना सकता है, क्योंकि जो कंपोनेंट्स और जो यूआई वाली जो चीजें हैं ना, रिएक्ट नेटिव जो यूज कर रही है वो भी यही यूज कर रही है सेम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जैसे टेक्स्ट आ रहा है, यहाँ पे HTML नहीं चलती इस पीडीएफ में, इसका अलग कंपोनेंट है टेक्स्ट। रिएक्ट नेटिव में भी टेक्स्ट होता है, रिएक्ट नेटिव में इमेज होती है, रिएक्ट नेटिव में व्यू होता है। तो रिएक्ट नेटिव में जितनी भी चीजें हैं ना वो सारी यहाँ पे यूज हो रही हैं, तो इसका एक स्टाइल भी सेम उसी तरीके से यूज हो रहा है। तो इसका एक बेनिफिट ये भी हो जाएगा, देखिए स्टाइल शीट डॉट क्रिएट सेम काम रिएक्ट नेटिव में होता है। तो इसका एक फायदा हमें ये होगा कि रिएक्ट नेटिव की जो यूआई है ना वो भी हम सीख सकते हैं। क्या इंस्टॉल कर दिया इसने ऐसा भाई, जो के हो ही नहीं रहा। पीसी हैंग हुआ है क्या हुआ है? नेट तो बेहतरीन है भाई। खैर वैसे इतना टाइम लगता नहीं है किसी भी पैकेज को इंस्टॉल करने में ना, फौरन होता है, क्योंकि एक ही करा हमने अभी। ठीक है, बाकी कंपोनेंट्स में आके भाई एक नज़र आप डालिएगा इस पे कि भाई क्या क्या इसमें चीज़ें हैं। आइकन्स भी, अच्छा इसका अपना ग्रिड सिस्टम भी है कि आप चाहते हैं यार आपको बूटस्ट्रैप की ग्रिड अच्छी लगती है, आपको याद है, वो कर लें, कोई मसला नहीं इसके साथ मिला के। लेकिन आप चाहते हैं जब मैं आन डिज़ाइन यूज़ कर रहा हूँ तो बूटस्ट्रैप में डालूँ क्यों प्रोजेक्ट के अंदर, तो वो आप इसका भी लेआउट यूज़ कर सकते हैं। ग्रिड पूरा फ्लेक्स भी दे रहा है आपको और ये ग्रिड भी दे रहा है, दोनों दे रहा है। इसमें आने ना आने वाली चीज नहीं है ना, इसने पहले ही बना के रखी हुई है आपके लिए, ये बोल रहा है बस आप यूज करो। ये देखें, देख रहे हैं इसमें वही बूटस्ट्रैप वाला ही गेम है सारा। देखें भाई इसका कोड अगर आप देखें ना, ठीक है, तो ये देखें जैसे बूटस्ट्रैप में हम एक डिव बनाते हैं उसको रॉ की क्लास दे देते हैं, तो यहाँ पे इस तरह अलग से पूरा कंपोनेंट बना के दिया हुआ है इसने रॉ का, सेम उस तरह कॉलम। ठीक है, अच्छा इसमें जो कहानी है ना वो 24 कॉलम तक की है, कि 24 का मतलब ये होगा स्पैन के अंदर आप कॉलम को अगर 24 दे देंगे ना तो ये पूरी लाइन कवर करेगा। ठीक है, देखें ऊपर वाला जो पूरी लाइन पर आ रहा है, तो अगर 12 दो को दे देंगे तो वो हाफ हाफ हो जाएगा। तो इस तरह बस इसको ध्यान में रखना है, और कॉलम के पास सिर्फ एक ही प्रॉप है स्पैन का, इसको यूज करके आप जैसा भी लेआउट बनाना चाहें बना सकते हैं। रिस्पॉन्सिव देखें इसमें कुछ चीजें और ऐड की होंगी। ठीक है भाई, गटर जो है स्पेस वगैरह जो बीच में बनाता है उसके नहीं होता है कि भाई 6 कितने 12 और 12 ही 24 हो गए। और गटर जो है ना, थोड़ा इसको अगर हम समझे कि क्या कर रहा है, ग्रिड गटर बोल लो। You can use the gutter property of raw as grid spacing. We recommend set it to 16 plus at npx. N stands for natural number. ठीक है भाई, you can set it to be object like. अच्छा, आप अलग अलग भी आप सेट कर सकते हैं इसको हर डिवाइस के हिसाब से। You can use an array to set vertical spacing. ठीक है भाई, तो इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा ग्रिड को, और उसके बाद फिर हम इसको भी बड़े आराम से यूज कर सकते हैं। बस ये बीच में जो स्पेसिंग आ रही है ना, ये इसके बारे में कि कितना रखना है। हाँ, ये जिस तरह फ्लैक्स में गैप होता है ना, वैसे ही कुछ है। ठीक है, तो बस देखें जितनी भी हमारे पास ग्रिड है तो सारे में बस यही चीजें बताई जा रही हैं। ठीक है, 18 + 6 कर दिया। अच्छा, अलाइनमेंट वगैरह की बात करें अगर कि भाई सेंटर लेके आना है या कुछ करना है, तो देखिए जैसे सेंटर में आ रहा है ना ये वाला एक लास्ट वाला,
ऑफसेट 6 रखा हुआ है। ऑफसेट का मतलब ये है कि हर दोनों साइड से ऑफसेट मतलब एक बराबर की स्पेस, ठीक है। तो 6 यहाँ से लेगा, 6 यहाँ से लेगा, तो बाकी बचा 12, तो 12 बीच वाले में आ गया पूरा। तो ये सीन है इसका पूरा। तो ये भी हम यूज कर सकते हैं अगर यूज करना चाहें, वरना जो है ना हर कोई देखें अलग तरीके से चलता है। किसी को बूट स्ट्रैप की ग्रेड अच्छी लगती है वो यूज कर लेता है, कोई इसके साथ आर्म डिजाइन यूज कर लेता है, ठीक है, आर्म डिजाइन की अपनी। कोई इसके साथ जो है वो मटेरियल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मटेरियल और आर्म इस तरह बड़ी बड़ी लाइब्रेरी एक साथ यूज करेंगे ना तो इश्यूज आ सकते हैं, ठीक है। टेलविन यूज कर लेता है, टेलविन की ग्रेड बड़ी अच्छी है, ठीक है। इसमें फ्लैक्स जो है वो न्यू आया है, इसका ये क्या सीन है, इसके भी अलग से इसने कंपोनेंट बना दिए होंगे जरूर। देखिए फ्लैक्स का अलग से एक कंपोनेंट बना दिया और फ्लैक्स के साथ इसने रेडियो का कंपोनेंट दिया है, रेडियो डॉट ग्रुप, और उसके अंदर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का ये सीन है कि फ्लैक्स डायरेक्शन जो है ना रो और कॉलम, देखिए सारी चीजें यहाँ पे इसने दी हुई है कि भाई आप क्या करना चाह रहे हैं, सेंटर रखना है दोनों तरफ से। तो अब देखिए इसका कोड भी ये आपको बना के देगा, जस्टिफाई ऑप्शंस वो तो ऊपर इसने दिए हुए, ठीक है। तो गैप, मिडिल, अलाइन, स्टार्ट, तो इस तरह इसके कुछ प्रॉप्स हैं। तो यहाँ पे एपीआई में आके देखेंगे तो आपको सबके बारे में पता चलेगा कि वर्टिकल की प्रॉपर्टी क्या करती है, इज डायरेक्शन ऑफ द फ्लैक्स, वर्टिकल यूज फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम, कि वर्टिकल ट्रू होगा ना तो फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम होगा, ठीक है। मतलब चीजें वही हैं जो सीएसएस में आपने पढ़ी, बस इसने पहले से ही बना के रख दिया, बस ये आपको बोल रहा है आप प्रॉप दो मैं कर दूंगा पीछे, ठीक है भाई। तो यहाँ इंस्टॉल हो गई है, तो इसको चलाते हैं और इसमें हम इसका जो लेआउट वाला कंपोनेंट है ना ये यूज करेंगे। पहले देखते हैं क्या होता है ये वाला। तो यहाँ पे आके मैं कंपोनेंट के अंदर एक फाइल बना रहा हूं, layout.jsx, और ये लेआउट वाला जो कंपोनेंट है आंटी का इसको मैं कर रहा हूं कॉपी, ठीक है। इसका नेम देखें डिफॉल्ट ऐप आता है लेकिन हम इसको चेंज कर देंगे, हम इसको बोलते हैं ऐप लेआउट। अच्छा अब सीन ये है कि ये पूरा लेआउट हमारे पास आ जाएगा। अब इसमें देखें जो कंटेंट लिखा हुआ है मतलब ये इसका मेन पेज है। अब यहाँ पे आप अलग अलग पेजेस अपने दिखा सकते हैं। अच्छा एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, चलिए इसी के साथ ही बल्कि देख लेते हैं वो चीज कि भाई मेरे पास मैं यहाँ पे बना रहा हूँ पेजेस में यहाँ पे मैंने एक बनाया डैशबोर्ड डॉट जेएसएक्स, ठीक है। ठीक है भाई, तो ये डैशबोर्ड का मैंने कंपोनेंट बना लिया और इस डैशबोर्ड के कंपोनेंट को मैं यहाँ पे ऐप में इंपोर्ट करता हूँ और यूज कर लेता हूँ, ठीक है। ये सारा अभी मैं कर रहा हूँ कमेंट। ठीक है भाई, यहाँ पे कुछ क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने यहाँ पे अभी कुछ दिया नहीं। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे जो मैंने कंपोनेंट बनाया है ऐप लेआउट वाला वो यूज करता हूँ। तो देखते हैं क्या आता है।
जो कि हमने आर्म डिजाइन से कॉपी पेस्ट किया है। ठीक है भाई, देखिए इस तरह से कुछ आया। अब इसकी हाइट में जो है थोड़ा इश्यू आ रहा है, बाकी जो चीजें देखें वो बिल्कुल सही चल रही है, प्रॉपर चल रही है। ठीक है, तो अगर हम इसको अब देखें जाके कि भाई क्यों ऐसा इसमें इशू आया। मेरे ख्याल से डिव अगर हम हटा दें, या फिर अपने डिव को हम क्लास देके फुल विथ रख दें। मैंने कहा भाई मेन की हाइट मैंने कहा 100 VH। ठीक है, तो इसकी तो हो गई होगी, लेकिन हमें लेआउट की भी करनी है। अगर हम देखें भाई इसकी करके कुछ फर्क पड़ता है या नहीं। हाँ, तो ये बोल रहा है हाइट खुद से दो, लेकिन वहां पे तो इसने ऐसा कुछ बताया नहीं कि भाई हाइट खुद से दो। अच्छा, यहाँ पे लोगों की भी स्पेस है जो कि हमारे पास देखते हैं कि हम आ रही है नहीं आ रही। बाकी इसकी एपीआई में हम देख लेते हैं कि हाइट वगैरह दे रहा है या नहीं। अच्छा, ये क्या है साइडर वेदर कंटेंट साइडर इन चिल्ड्रन डोंट हैव टू असाइन इट नॉर्मली यूजफुल एसएसआर अवॉइड स्टाइलिंग। ठीक है, अगर हम इसको बोलें क्या है देखते हैं भाई। और हाइट हटा के देखें, नहीं। तो खैर, या तो हमने जूम तो नहीं किया हुआ। ये 100 है ना हमारा। खैर, चलो स्टाइल थोड़ा सा इसका वो हो रहा है, कुछ ना कुछ होगा इसका जो हम मिस कर रहे होंगे। अच्छा, लोगों के लिए ना इसने ये सीन दिया हुआ, ये डिव है, इसमें हम लोगो वगैरह अपना यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कोई हेडिंग वगैरह डाल देता हूँ SMIT। ठीक है, देखिए ऊपर हेडिंग आ गई है। ठीक है, जो कि बहुत बुरी लग रही है, तो इसको थोड़ा सा स्टाइल वगैरह करके हम इसको सेट कर सकते हैं। SMIT का लोगो लगा दें। डाउनलोड ही कर लेते हैं भाई। और इसका जो है बैकग्राउंड है वो भी हटा देते हैं ताकि थोड़ा अच्छा लगे। ठीक है भाई, कॉपी, और इसको हम क्या करेंगे, एसेट्स के अंदर, इमेजेस के अंदर पेस्ट कर देंगे, और इसका नाम हम रख देंगे लोगो। ठीक है, और ये इतना जो आ रहा है इसको हम जो है ना, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट जो है ना, लोगो हमें चाहिए हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको एडिट कर सकते हैं, क्योंकि इसका बैकग्राउंड थोड़ा ज़्यादा है, ऐसे नहीं करना है। तो वैसे ट्रांसपेरेंट है ना ये, देखते हैं। हाँ, है तो ट्रांसपेरेंट। क्रॉप का ऑप्शन होता है ना इसमें, क्रॉप कर देते हैं इसको थोड़ा। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं इंपोर्ट लोगो फ्रॉम एसेट्स इमेजेस logo.png, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा लोगो। ठीक है,
काफ़ी बड़ा हो गया। तो अगर इसकी विड्थ सेट कर दें, हम कहें भाई 120 ठीक है, सेट है भाई, या 100 कर देते। ठीक है, बाकी इसके अलावा इसको हम थोड़ा सा स्टाइल भी दे सकते हैं। लोगो कंटेनर को अगर हम बोलें कि भाई थोड़ी सी आप दो पैडिंग, पहले तो टेक्स्ट लाइन इसका कर दो सेंटर, सेट है भाई, तो बेहतरीन हो गया। तो इस तरह भाई लोगो लग जाए। अच्छा, अब दो अलग अलग लोगो भी लगा सकते हैं इसमें हम ना, कि जब ये क्लोज हो तो कुछ और लोगो नजर आए, या इसकी विड्थ कम कर दें। तो ये काम कैसे होगा, इसने कुछ ना कुछ दिया हुआ होगा। ये देखें, इससे ट्रू फॉल्स से पता चल रहा है। अच्छा, इसने स्टेट यूज की हुई है ना, तो बस ये अभी पढ़ लेते हैं तो थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा। चलिए पहले स्टेट हम देख लेते हैं कि क्या थी। ठीक है, अच्छा स्टेट से पहले एक चीज बता दूं कि अब ये जो लेआउट का कंपोनेंट है ना, मेरे पास जितने भी पेजेस होंगे, डैशबोर्ड होगा, मेरे पास स्टूडेंट्स का एक पेज होगा, मेरे पास रजिस्ट्रेशन होगा, जो कुछ भी होगा, तो मैं चाहता हूं सारे पेजेस का जो डेटा है ना, वो सारा यहाँ पे कंटेंट वाली जगह पे नजर आए। तो ये काम कैसे होगा, देखिए डैशबोर्ड में मैंने ऐप लेआउट यूज किया। ऐप लेआउट का ओपनिंग क्लोजिंग दोनों बनाना है। इसके बीच में अब आपने अपना जो भी इस पेज का कंटेंट है वो लिखना है। ठीक है जी, अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई कार्ड वगैरह लगा देता हूँ ऑन डिजाइन की। कि भाई डैशबोर्ड पे ये कार्ड आ जाएंगे, ये वाले कॉपी किया। देखें ये बेस्ट तरीका है भाई कि कभी भी किसी लाइब्रेरी से कुछ उठाएं, उसका अलग सेपरेट कंपोनेंट बना दें। इसको नाम हम रख देते हैं ऐप कार्ड। डैशबोर्ड में मैं आया, यहाँ पे मैंने ऐप कार्ड यूज कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये शो नहीं होगा। क्यों शो नहीं हो रहा, क्योंकि हमने इसको ऐप लेआउट के अंदर डाला है। अच्छा, अब ऐप लेआउट को कोई प्रॉप पास करना हो तो कैसे करते हैं, ऐप लेआउट तो चाइल्ड है ना, अगर मैंने इसको कोई प्रॉप पास करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पे इस तरह से, जैसे मुझे इसको टाइटल पास करना है, ऐसे करेंगे ना। ठीक है, अच्छा ये होते हैं इसके प्रॉप्स, क्या होते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो कुछ भी लिखते हैं ना, वो अपनी क्लोजिंग बना के सेंटर में, ये कहलाता है इस कंपोनेंट का चिल्ड्रन। क्या कहलाता है, चिल्ड्रन। तो आप जब इस कंपोनेंट में आएंगे तो यहाँ पे आपको प्रॉप्स का ऑब्जेक्ट रिसीव होता है, सही। इसको अगर हम कंसोल करवा के देखें, console.log props, ठीक है। तो यहां पे आपको जो है ना, जितने भी प्रॉप्स इसको रिसीव हो रहे होंगे वो मिलेंगे। साथ में एक और चीज मिल रही है इसको, चिल्ड्रन। अच्छा, ये चीज कैसे मिल रही है, ये चीज जब मिलती है कि जब आप इसके अंदर कुछ लिखते हैं। देखिए, अगर मैं सब चीजों को खत्म कर दूं और यहीं पर इसको क्लोज कर दूं, तो अब चिल्ड्रन नहीं मिल रहा। ठीक है, तो चिल्ड्रन का एक प्रॉप इसको मिलता है कब, कि जब आप इस कंपोनेंट में कुछ लिखते हैं सेंटर में इसके, ऐसे। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि जितना भी यहाँ पे आप कुछ लिख रहे हैं ऐप लेआउट में शो हो जाए जाके, तो आप क्या करेंगे, प्रॉप्स में आपको मिलता है एक चिल्ड्रन का प्रॉप। ठीक है, तो इसको मैं दे देता हूं कहां पे, यहां जहां कंटेंट लिखा हुआ आ रहा है ना, यहां पे मैंने कर्ली ब्रैकेट बनाया और चिल्ड्रन दे दिया। देखें अब ये यहां पे कार्ड कैसे शो हुआ। डैशबोर्ड पे मैंने क्या किया, देखिए डैशबोर्ड के पेज पे अब मैं जो कुछ भी लिखूंगा, मैं यहाँ पे अगर हेडिंग बना दूं, यहाँ शो हो गई। जितना भी हमारा कंपोनेंट है लेआउट का, उसको कुछ भी नहीं हो रहा। डैशबोर्ड में मैं जो कुछ भी एडिट कर रहा हूँ वो डायरेक्टली यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये काम कैसे हुआ, चिल्ड्रन के प्रॉप से। ठीक है, तो ये आप किसी भी कंपोनेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं, चिल्ड्रन का प्रॉप किसी भी कंपोनेंट में। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आप बटन का कंपोनेंट बनाएं,
ठीक है। और बटन को भी आप इस तरह यूज कर लें, जैसे कि भाई आपका एक बटन होगा, आप चाहते हैं कि भाई बटन के अंदर में जो कुछ भी लिखूं वहां पे शो हो जाए, तो आप इसको यहाँ पे इस तरह कर लें, क्लिक में। तो बटन के प्रॉप के अंदर जाके क्लिक में कैसे मिलेगा आपको, चिल्ड्रन के अंदर, ठीक है। तो ये तरीका है जिससे हम इन सारी चीजों को देख सकते हैं। अच्छा, अब हम एक काम ये करते हैं, अब थोड़ा सा स्टेट देख लें, क्योंकि जो आर्ट डिजाइन हम यूज कर रहे हैं ना, इसमें स्टेट वगैरह भी यूज हो रही है, ठीक है। तो एक काम हम क्या करें, डैशबोर्ड में बल्कि कर लेते हैं। अच्छा देखें, स्टेट होता किस लिए है, सबसे पहली चीज कि भाई व्हाट इज स्टेट। एक रिएक्ट के कंपोनेंट में जितना भी काम हो रहा है उसके सारे डेटा को मैनेज करने के लिए हमारे पास स्टेट होती है, ठीक है। मतलब कोई भी म्यूटेबल डेटा बनाना है जिसको हम अपडेट कर सकें, एडिट कर सकें, डिलीट कर सकें, तो हम यहाँ पे वेरिएबल का इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है हमारे पास स्टेट। वेरिएबल का इस्तेमाल ना हम सिर्फ स्टैटिक वैल्यू के लिए यूज करते हैं कि भाई हमने वेरिएबल बनाया, वेरिएबल में हमने कोई भी नेम वगैरह रख दिया और उस वेरिएबल को अपने कंपोनेंट में मैंने यूज कर लिया, ठीक है। ये देखें भाई, मैंने यहाँ पे इसको वेरिएबल को यूज कर लिया और ये यहाँ पे शो हो गया। तो वेरिएबल का काम यहाँ पे होता है, ठीक है। अच्छा, सिर्फ कंपोनेंट के डेटा की बात कर रहा हूँ। अगर आप कोई फंक्शन बना रहे हैं ना, अगर आप कोई फंक्शन बना रहे हैं और अगर फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल का काम हो रहा है तो कर सकते हैं, वेरिएबल बना भी सकते हैं, वेरिएबल को अपडेट भी करवा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन कंपोनेंट लेवल पे वेरिएबल को अपडेट वगैरह नहीं कर सकते आप, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते, अब जैसे कि मैं चाहता हूं यहाँ पे गॉस लिखा हुआ आ रहा है ना, अब आप मुझे बताएं कि एक काम करना है मुझे, एक बटन है अपडेट का, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूं तो गॉस की जगह अहमद हो जाए, क्या कर सकते हैं हम बताएं। एक फंक्शन बनाए, चलें हमने बनाया एक फंक्शन, हमने कहा अपडेट नेम, ठीक है। और अपडेट नेम को इसके ऑन क्लिक पे कॉल कर दिया, ठीक है। अब अपडेट नेम में क्या करें, कौन सा हटा देते हैं, चले वेरिएबल कर देते हैं, सेट है। अब क्या करें, नेम इज इक्वल्स टू अहमद हो जाएगा। देखिए मैंने अपडेट किया, हो गया, हो गया, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, हो गया, लेकिन कंपोनेंट को पता नहीं चला कि भाई कुछ अपडेट हुआ है, कंपोनेंट को पता नहीं चला कि कुछ अपडेट हुआ या नहीं। हो तो गया वेरिएबल अपडेट, लेकिन इसको पता नहीं चला। अब इसको पता कैसे चलेगा, क्योंकि ये तो चल चुका, ये जो रिटर्न था, ये सारा जो कोड है ये रेंडर हो चुका। अब इसके बाद कोई चीज अपडेट हुई तो इसको कैसे पता चलेगा, नहीं पता चलेगा ना, जब तक मैं रीलोड नहीं कर लूंगा, ये दोबारा री रेंडर नहीं हो जाएगा ना, जब तक पता नहीं चलेगा, ठीक है। या अगर मैं ऐसा कर दूं कि भाई मैं इसको दे दूं आईडी, ये जुगाड़ वाला काम जो होता है ना जावास्क्रिप्ट में जो हम करते हैं, चलें ये भी करके देख लेते हैं कि हो रहा है नहीं हो रहा। मैं कहता हूं भाई डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी नेम, और यहाँ पे बोलता हूँ गेट नेम डॉट इनर एचटीएमएल अहमद, ठीक है। अब वेरिएबल की भी नीड नहीं है फिलहाल अभी, चलो देखते हैं करके, हो गया, ठीक है। लेकिन ये काम यहाँ पे खिलाता है जुगाड़ रिएक्ट के अंदर, ठीक है भाई। तो ये काम हम कभी भी नहीं करते, तो भाई फिर कैसे करेंगे भाई, इस काम के लिए जब भी रिएक्ट ने हमें एक फीचर दिया है जिसका नेम है स्टेट। री-रेंडर नहीं हुआ, कंपोनेंट री-रेंडर नहीं हुआ, बल्कि उसने उस एचटीएमएल को गेट करके अपडेट कर दिया, उसके अंदर वैल्यू पुट कर दी, पुरानी वाली वैल्यू को हटाई और नई वैल्यू पुट कर दी, बाकी सारा कुछ था वो वैसा का वैसा ही है, ठीक है। अच्छा, ये काम जो है ना यहाँ पे रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन काफी सारे लोग इसी तरह लगे हुए भी होते हैं रिएक्ट में, ठीक है, जो कि गलत तरीका है। तो फिर रिएक्ट ने इस चीज का जो हल दिया है ना, देखिए हम इसको अभी इग्नोर करें, मेन हमारा ये काम था, वेरिएबल अपडेट तो हुआ। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं
आपको कंसोल करवा के दिखाऊं, console.log नेम, तो देखते हैं यहाँ पे अपडेटेड वैल्यू मिल रही है नहीं मिल रही। बहुत सारा है, मैंने अपडेट पे क्लिक किया, क्या हो गया, अपडेट तो हो रहा है लेकिन यहाँ पे शो नहीं हो रहा। ठीक है, तो अब स्टेट एक ऐसा फीचर है, रिएक्ट बोलता है आप वेरिएबल की जगह ना स्टेट यूज करो। तो स्टेट से मैं क्या करूंगा कि भाई जब भी आप उस वैल्यू को अपडेट करोगे ना, मैं इस आपके कंपोनेंट को दोबारा से चला दूंगा। अच्छा, जब कंपोनेंट दोबारा से चलेगा तो अपडेटेड वैल्यू भी शो हो जाएगी। बात समझ में आई? अच्छा, अब पहले जो है वो मतलब अच्छा रिएक्ट की अगर थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊं ना मैं आपको, ये तो मैंने आपको बता दिया था कि भाई बगैर CLI के पहले कैसे होती थी रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट और ये सब होता था। लेकिन जब ये क्रिएट रिएक्ट ऐप आई ना, क्रिएट रिएक्ट ऐप जो कि अभी हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सबसे पहले जब आई तो ये टोटली क्लास बेस्ड थी। अगर आपको कंपोनेंट बनाने ना तो आप कंपोनेंट पता है कैसे बनाते थे, क्लास को यूज करके। क्लास याद है, भूल गए? याद है ना, किस लिए होता था इस्तेमाल क्लास? ऑब्जेक्ट के लिए। और एक्सटेंड्स क्या करता था? एक्सटेंड्स याद है? क्लास तो भूल गए यार आप। इसमें कंस्ट्रक्टर भी था, इसमें सुपर भी था, ठीक है। और ये क्या होते हैं इसमें, ये क्या बनाया मैंने, अफसोस की बात है ना अगर आप भूल गए, मैंने बताया था ना, रेंडर मेथड बनाया, मेथड है बिल्कुल सिंपल। डैशबोर्ड इस क्लास का नेम है। एक्सटेंड्स रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, ये क्या कर रहा है, रिएक्ट डॉट कंपोनेंट भी एक क्लास है और उसको एक्सटेंड कर रहा है। ये मतलब उसका जो भी डेटा है ना वो इस क्लास के अंदर इनहेरिट कर रहा है, ठीक है, इनहेरिटेंस हो रहा है यहाँ पे। अगर आप ओप वाली बात समझे ना, ओप भी मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया हुआ है, तो इसमें हो रहा है इनहेरिटेंस कि भाई रिएक्ट डॉट कंपोनेंट की क्लास में जो कुछ भी होगा वो सारा इस क्लास में एक्सटेंड हो जाएगा और हम उसको यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक्सटेंड करने के लिए हम कंस्ट्रक्टर और सुपर यूज करते हैं, जो भी उस क्लास से मंगवाना है। और अगर क्लास में मेथड्स बनाना हो तो इस तरह बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन इसमें रिएक्ट जो है ना एक रिक्वायर्ड करता था कि भाई रेंडर का मेथड आपने लाजमी बनाना है, रेंडर का मेथड लाजमी बनाना है। और रेंडर के मेथड में आपने अपनी JSX रिटर्न करवा देनी है। क्या रिटर्न करवा देनी है? JSX। तो ये जाके पूरा रिएक्ट का कंपोनेंट हुआ करता था। अच्छा देखिए, शायद अभी मैं इसको चलाऊं ना, इसको बंद कर दूं, ये चल जाएगा, ठीक है, ये चल जाएगा, चल जाना चाहिए, ठीक है, चला दें। एक्सपोर्ट हो रहा है, सही है, देखते हैं क्या होता है। अच्छा, रिएक्ट इज नॉट डिफाइंड, तो रिएक्ट को क्या कर लें, रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ये देखें हेलो लिखा हुआ आ गया। तो ये इस तरीके से सारा काम चलता था, ये देखें, तो वो भी एक कंपोनेंट था, ये भी एक कंपोनेंट है। तो ये कहलाता है क्लास कंपोनेंट, क्लास बेस्ड कंपोनेंट। क्या कहलाता है? क्लास बेस्ड कंपोनेंट। और इस कंपोनेंट की हर चीज अलग थी, इसमें स्टेट पूरा अलग तरीका था बनाने का, इसमें प्रॉप्स पास करने का तरीका बिल्कुल अलग था, ठीक है। अब इसमें पता है, चलिए इसका प्रॉप्स वाला भी थोड़ा सा बता देता हूँ। अच्छा, ये अभी आपको करना नहीं है, सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि पहले क्या था, ठीक है, ताकि इंटरव्यू में ना हो सकता है पूछ लिया जाए भाई ये क्लास कंपोनेंट क्या होते थे, अब फंक्शन क्या होते हैं। अब देखिए यहाँ पे ना मैं एक क्लास बना रहा हूँ, एक कंपोनेंट बना रहा हूँ, किसका? बटन का। अच्छा, हर कंपोनेंट में ये रिएक्ट डॉट कंपोनेंट को लाजमी एक्सटेंड करना है, ठीक है। अच्छा, रिएक्ट की जगह हम यहाँ पे कंपोनेंट को इस तरह भी इंपोर्ट करवा सकते हैं, फिर रिएक्ट देने की जरूरत नहीं होगी, ऐसे ही ना। रेंडर, और मैंने यहाँ पे बनाया एक बटन, और यहाँ पे वही चिल्ड्रन वाली चीज यूज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मैं यहाँ इसको चिल्ड्रन डायरेक्ट नहीं लिख सकता। यहाँ पे प्रॉप्स रिसीव कैसे होंगे, चलें सोचे थोड़ा, बताएं आपका दिमाग क्या कहता है। अब फंक्शन में तो पता चल गया पैरामीटर में रिसीव हो रहा है, यहाँ पे प्रॉप्स कहाँ पे रिसीव हो सकते हैं? कहाँ पे? नहीं,
क्लास है ना, क्लास को थोड़ा सोचें, जो जावास्क्रिप्ट में कंस्ट्रक्टर फंक्शन को सोचें। क्लास पता है ना रिप्लेसमेंट है कंस्ट्रक्टर फंक्शन की। ES6 में पहले क्या था, कंस्ट्रक्टर फंक्शन, याद है ना, ऑब्जेक्ट कॉपीज बनाता था। तो ये भी यही कर रहा है, ये पूरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करके रिएक्ट को दे रहा है और फिर रिएक्ट उसको रेंडर कर रहा है। तो क्लास में कीवर्ड होता है हमारे पास दिस। इस दिस के अंदर इस क्लास की सारी चीजें अवेलेबल होती हैं, एक्सेसिबल होती हैं। मैं चाहूं तो इसका कोई भी मेथड गेट कर लूं, मैं चाहूं तो इसकी कोई भी प्रॉपर्टी गेट कर लूं, ऐसा ही होता है ना। तो दिस डॉट प्रॉप्स के अंदर हमें सारे प्रॉप्स मिलते हैं। जो भी प्रॉप्स ये रिसीव कर रहे हैं ना, सारे प्रॉप्स कहाँ मिलेंगे, दिस डॉट प्रॉप्स के अंदर, ठीक है। अच्छा, इसको रिटर्न भी देना है हमें। अच्छा, देखने के लिए आप यहाँ क्या करें, कंसोल डॉट लॉग प्रॉप्स, यहाँ पे लिखते हैं दिस डॉट प्रॉप्स। अब बटन का कंपोनेंट मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ठीक है। एक हेलो, एक रिएक्ट लिख दो यहाँ पे, ठीक है। और उसके अलावा मैं यहाँ पे बटन यूज कर रहा हूँ, ठीक है। खैर अभी मैं चिल्ड्रन नहीं दे रहा, डायरेक्ट प्रॉप दे रहा हूँ। मैंने कहा भाई टाइटल, आप इसमें लिख दो क्लिक मी, ठीक है। अब देख लें यहाँ पे प्रॉप्स रिसीव हो रहे होंगे। क्या बोल रहा है ये, एरर आ गया। ये बोल रहा है कि थोड़ा सा इसको ऐसा हम करें, ये बोल रहा है भाई ऑब्जेक्ट विद कीज टाइटल इफ यू में, अच्छा सही। ये बोल रहा है कि सारे प्रॉप्स इस तरह रेंडर नहीं करवा सकते क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है। तो इसको फिलहाल बंद करते हैं, ठीक है। तो हम सिर्फ अभी कंसोल देखना चाह रहे हैं। कंसोल में टाइटल मिल गया। तो अगर हमें यहाँ पे टाइटल शो करना है तो कैसे करेंगे, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट टाइटल। अगर हमें डिस्ट्रक्चरिंग करनी है ना तो हम कैसे करवा लें, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएं। अच्छा, जो काम जैसे यहाँ पे हम कर रहे थे ना क्लास में ऊपर वेरिएबल बनाना, इसमें सारा काम हम रेंडर के अंदर करते हैं, रिटर्न से ऊपर रेंडर फंक्शन के अंदर। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक कांस्टेंट बनाता हूँ, डिस्ट्रक्चरिंग करवाई, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया दिस डॉट प्रॉप्स। अब मुझे टाइटल चाहिए तो यहाँ मैं क्या लिख दूंगा, अच्छा यहाँ नहीं, खैर मुझे ऊपर यहाँ पे करना था, मैं यहाँ लिख दूंगा टाइटल। तो अब यहाँ पे मुझे दिस डॉट प्रॉप्स डॉट टाइटल पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ क्या लिखूंगा, सिर्फ टाइटल देखें क्लिक में शो हो गया, ठीक है। अब मैं दो बटन बना लूँ, एक का ना, एक को मैंने टाइटल दे दिया क्लिक मी और एक को दे देता हूँ मैं अपडेट। देखें क्लिक मी और अपडेट, राइट है भाई, समझ में आई ये चीज। अच्छा, अब इसमें अगर मैं काम करूं एज अ चिल्ड्रन, मैं बोले यार क्लिक मी यहाँ नहीं बल्कि यहाँ अंदर लिख के पास करो, जैसे आप बनाते हो बटन ना, क्लिक मी, सेम अपडेट में भी, ठीक है। अब मुझे बताएं ऊपर वाले कंपोनेंट में क्या चेंजेस आएंगे, क्या चेंजेस आएंगे। क्या हो गया भाई, सन्नाटे में क्यों आ जाते हो, कहाँ पे आएगा, यहाँ पे चिल्ड्रन लिख दो भाई, टाइटल की जगह चिल्ड्रन लिख दो ना, सिंपल। क्या इतना सोचने लग जाते हो, यहाँ चिल्ड्रन लिख दिया, ये चिल्ड्रन आ गया, ठीक है भाई। क्लिक में अपडेट सेम। चिल्ड्रन जो है ना, ये कोई प्रॉप नहीं होता, चिल्ड्रन एक प्रॉपर्टी होती है। जब आप कंपोनेंट के सेंटर में कुछ लिखते हैं ना, जहां पे कंपोनेंट यूज कर रहे हैं उसके चाइल्ड में आप कुछ लिखें, तो वो ऑटोमेटिकली चिल्ड्रन की प्रॉप में ऐड हो जाती है, जो भी चीज हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया। तो ये सारा जो बताया ना मैंने आपको, ये क्लास बेस्ड कंपोनेंट था, ठीक है। अच्छा, अगर आपने इसमें मेथड्स बनाना है तो मेथड्स कैसे बनते हैं, इसमें रेंडर के ऊपर, रेंडर खुद एक मेथड है। अगर आपने इसमें और मेथड्स बनाने तो मेथड्स बनाने का इसमें तरीका ये होता है, या तो आप फंक्शन का कीवर्ड भी यूज भी कर सकते हैं, ठीक है, बल्कि इसमें नहीं कर सकते आप। फंक्शन का कीवर्ड के बगैर आप कोई भी मेथड बना, जैसे मैंने एबीसी मेथड बनाया, इसको कॉल करवाना है, आपने कहा भाई ऑन क्लिक। अब कॉल भी आप इसको डायरेक्ट नहीं करवा सकते, कैसे करवाएंगे, दिस डॉट एबीसी, डायरेक्ट नहीं मिलेगा, याद है ना भाई।
अगर कंस्ट्रक्टर में कोई मेथड बनाते थे तो कैसे मिलता था, दिस करके। कंस्ट्रक्टर की कोई प्रॉपर्टी किसी मेथड के अंदर चाहिए होती थी, कैसे लेते थे, दिस करके, याद है ना। तो यहाँ पे ये मेथड है इस क्लास का और मुझे यहाँ पे चाहिए, तो मैंने क्या लिखा, दिस डॉट एबीसी। अच्छा इसको चला के देखें हम। तकरीबन 3 साल पुरानी रिएक्ट है ये, जो भी मैं बता रहा हूँ आपको, 3 साल हो गए तकरीबन, सही है, ज्यादा 4 साल हो गए होंगे। अच्छी बात है ना, आपको पता चल जाए। देखिए मैंने हेलो लिखा, अब चला के देखते हैं इसको, देखें चल रहा है। अच्छा अगर मैं दिस हटा दूं, सिर्फ एबीसी लिखूं, क्या बोलेगा, एरर आ गया, एबीसी इज नॉट डिफाइंड। क्यों डिफाइंड नहीं, क्योंकि इसको मिल ही नहीं रहा। अगर आपको एबीसी चाहिए तो दिस, ठीक है भाई। अच्छा जितने भी मेथड्स बनाने ऐसे, अच्छा इसमें अगर एरो फंक्शन बनाना है तो वो भी आप बना सकते हैं। एरो फंक्शन इसमें कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, बल्कि शायद इसमें एरो अलाउ नहीं बनता, नहीं बनता, तो सिंटेक्स ही भूल गया है इसका, ये ऐसे है शायद, ऐसे ही, हाँ ये एरो फंक्शन बनाने का तरीका है इसमें, ठीक है। अच्छा आप इसमें स्टेट इसमें हम बनाते हैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर, ठीक है भाई। दिस डॉट स्टेट, स्टेट इज नथिंग भाई, एक ऑब्जेक्ट है जो कि आपको ऑलरेडी पता है जावास्क्रिप्ट में कि भाई ऑब्जेक्ट होता है, और इस ऑब्जेक्ट में आप कुछ भी ऐड वगैरह करवाना चाहें, जैसे मैं बोल दूं भाई नेम, ठीक है, तो स्टेट एक ऑब्जेक्ट है, समझ लें इस क्लास की एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है स्टेट। अच्छा अब मैं अगर यहाँ पे स्टेट को गेट करना चाहता हूं तो कैसे करूंगा, जल्दी बताएं, क्या लिखूं, दिस डॉट स्टेट। अच्छा ये मेरे ख्याल से बोल रहा है कि हमें सुपर कॉल करना पड़ेगा स्टेट के लिए ना, बनाने के लिए, ये आ गया भाई। तो देखें स्टेट के अंदर हमें जो भी मैंने नेम लिखा मिल गया। तो अब ये जो नेम है ना, इसको मैं पूरे कंपोनेंट में कहीं पर भी यूज कर सकता हूं। अब जैसे मैं अगर चाहता हूं ये चिल्ड्रन जो लिखा हुआ है ना, इसके आगे स्टेट वाला नेम आ जाए, तो इसको मैं करता हूं दिस डॉट स्टेट डॉट नेम, ये देखें, क्लिक मी गौस अहमद, अपडेट गौस अहमद, सेट है भाई। तो ये क्लास कंपोनेंट की स्टेट है। अच्छा चले इसको थोड़ा सा करते हैं क्लोज, और यहां पे स्टेट के साथ खेलते हैं, ठीक है। दिस डॉट स्टेट नेम गॉस, ठीक है। यहां पे मुझे रिएक्ट की जगह दिखाना है गॉस, तो क्या लिखूंगा, दिस डॉट स्टेट डॉट नेम, आ गया भाई। अच्छा अब मेरे पास एक बटन है, मैं चाहता हूं जैसे मैं इस पे अपडेट पे क्लिक करूं गॉस की जगह अहमद हो जाए, तो मैं बनाऊंगा एक फंक्शन, पहले मैं मेथड बनाऊंगा अपडेट नेम, ये नॉर्मल फंक्शन है, एरो बनाना हो एरो भी बना सकते हैं, और इसको मैं यहां से करवा दूंगा कॉल। अच्छा इसमें एक और इशू आएगा, स्टेट इस फंक्शन के अंदर शायद ना मिले, पहले कंसोल करवा के देखते हैं, दिस डॉट स्टेट, ठीक है भाई, अपडेट किया, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज स्टेट, ठीक है। अब अगर आप थोड़ा सा और डिटेल में चले जाए ना, देखिए जिसकी जावास्क्रिप्ट अच्छी है ना वो ये चीजों को समझ सकता है, सही बता रहा हूं। अगर आप थोड़ा सा और डिटेल में चले जाएं, यहां पे स्टेट क्यों नहीं मिल रहा, कोई बता सकता है, जबरदस्त यार, वेरी गुड। देखिए यहां मिल रहा है दिस डॉट स्टेट डॉट नेम, यहां नहीं मिल रहा। अच्छा ये वाला जो रेंडर मेथड है ना, ये रिएक्ट का अपना है समझे, और जितनी भी इस कंपोनेंट इस क्लास की जो चीजें हैं ना, इसमें खुद डाली हुई है रिएक्ट ने, जब यहाँ पे मिल रहा है। अच्छा अब यहाँ पे जो मैंने अपडेट नेम बनाया ना, ये एक नॉर्मल फंक्शन है, और नॉर्मल फंक्शन और एरो फंक्शन में एक चीज मैंने शायद आपको समझाई थी, दिस वाली, ठीक है भाई। तो इसके पास ये अपना दिस है जिसके अंदर स्टेट मौजूद नहीं है,
तो अब एक तरीका होता है कि इस कंपोनेंट को, इस फंक्शन को, इस मेथड को हम बाइंड कर दें अपने कंपोनेंट के साथ, ठीक है, ताकि हमारे जो कंपोनेंट की जितनी भी चीजें हैं वो इस मेथड के अंदर भी मिल जाएं। तो उसका तरीका पता है क्या होता है? अच्छा खैर, अभी जितना भी मुश्किल आपको लग रहा है ना, कोई मसला नहीं है, जब भी मैं आपको बता रहा हूँ अभी फंक्शन वाले में सब आसान लगेगा आपको। तो आप जब इसको कॉल करते हैं ना फंक्शन को, दिस डॉट अपडेट नेम, तो आगे आप लगा देते हैं डॉट बाइंड और इसमें भी लिख देते हैं दिस, ठीक है भाई। तो अब होगा क्या, ये मेथड हमारे कंपोनेंट के साथ बाइंड हो जाएगा और इसमें भी स्टेट मिलना शुरू हो जाएगी, देखें, ठीक है भाई। एक ये तरीका बाइंडिंग का, और एक ऊपर भी यहां पे भी कर सकते हैं आप, दिस डॉट अपडेट, दिस डॉट अपडेट डॉट बाइंड दिस, या तो अलग से भी प्रॉपर्टी बना दें या फिर यहां पे बना दें, फिर यहां पे करने की नीड नहीं है शायद, अगर ऊपर कर दिया आपने, ये देखें, या तो कंस्ट्रक्टर में करना है या यहां करना है, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसको एरो फंक्शन बना दें तो क्या फिर भी ये करना पड़ेगा? अब मैंने एरो फंक्शन बना दिया और बाइंड वगैरह वाला सीन हटा दिया, बिल्कुल जबरदस्त। तो एरो फंक्शन के पास क्या होता है? पेरेंट वाला दिस। तो एरो फंक्शन का पेरेंट कौन है? ये पूरी क्लास, इस क्लास के दिस में सब कुछ पड़ा हुआ है, ठीक है भाई। अच्छा, ये करवाने का मकसद मेरा थोड़ा ये भी था कि पता तो चले कि जावास्क्रिप्ट कुछ याद भी है या भूल गए। अच्छा, वाकई ये सवाल भी होते हैं इंटरव्यू में, दिस वगैरह के बारे में, एरो फंक्शन, क्लास के बारे में, चाहे वो आप यूज नहीं करें आगे, लेकिन पूछा जरूर जाता है। तो ये समझ में आया आपको स्टेट वगैरह? अच्छा, अब इस स्टेट को अपडेट करने के लिए बाय डिफॉल्ट आपको एक मेथड मिलता है सेट स्टेट। अच्छा, जो बाय डिफॉल्ट वाली चीज है ना, जैसे रेंडर बाय डिफॉल्ट वाली चीज है, सेट स्टेट, ये सारी कैसे मिल रही है यहाँ पे, कोई बता सकता है कैसे मिल रही है? कंपोनेंट से मिल रही है। हमने कंपोनेंट को इनहेरिट किया है ना, तो ये सारी चीजें कंपोनेंट हमें प्रोवाइड कर रहा है और हम दिस लगा के यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो सेट स्टेट एक मेथड है जिसका काम ये होता है इस स्टेट के ऑब्जेक्ट को अपडेट कर देना। सेट स्टेट का क्या काम होता है? इस स्टेट के ऑब्जेक्ट को कैसे, भाई इसको कॉल किया और इसमें ऑब्जेक्ट पास कर दिया, ठीक है। ये तो पूरा ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट को जाके रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो मैं इस ऑब्जेक्ट में भेज रहा हूं अहमद, क्या करेगा ये? इसको रिप्लेस कर देगा इस ऑब्जेक्ट से। अच्छा, स्टेट की एक और खास बात है, रिएक्ट के कंपोनेंट की स्टेट जब भी अपडेट होती है, जैसे ये अपडेट हुई पूरी स्टेट, तो ये जो रेंडर मेथड है ना, रिएक्ट इसको दोबारा कॉल कर देता है। क्या बोला मैंने? जब भी स्टेट का ऑब्जेक्ट अपडेट होता है, रिएक्ट रेंडर वाले फंक्शन को दोबारा कॉल कर देता है। अच्छा, जब ये दोबारा कॉल होगा तो यहाँ पे अपडेटेड वैल्यू मिलेगी, चेक करें, मैंने कहा भाई अपडेट, फौरन अपडेट हो गया। समझ में आया भाई? ये क्लियर है? गुड, हो गया। तो इतना ही रखते हैं अभी, वरना इसमें लाइफ साइकिल वाली चीज भी है, तो पहले वो आसान वाली लाइफ साइकिल देख लें, फिर मुश्किल वाले भी दिखाता हूं आपको। तो ये जितना भी कुछ किया ना हमने, ये सारा क्लास कंपोनेंट में किया, ठीक है। और पहले सिर्फ यही होता था रिएक्ट में, इसके अलावा हमने इसी पे सीखे है रिएक्ट, ठीक है। उसके बाद ना फिर रिएक्ट ने इंट्रोड्यूस करवाया फंक्शन कंपोनेंट, ठीक है। फिर सबने फंक्शन भी यूज करना शुरू कर दिए, लेकिन एक इशू आता, फंक्शन कंपोनेंट में ना स्टेट नहीं होती थी, ठीक है। तो आपने अगर स्टेट वाला कंपोनेंट यूज करना है तो आप यूज करते थे क्लास, अगर कंपोनेंट बगैर स्टेट के यूज करना है तो आप यूज करते थे फंक्शन। बगैर स्टेट के मतलब सिर्फ जहां पे यूआई का काम हो रहा हो, कहीं डेटा म्यूटेशन नहीं हो रही हो, ठीक है भाई, तो वहां पे फंक्शन। तो इसको हम बोलते थे स्टेटफुल कंपोनेंट क्लास वाले को, और फंक्शन वाले को हम बोलते थे स्टेटलेस कंपोनेंट, ठीक है भाई। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद, अच्छा पहले जो है ना ये भी करना पड़ता था आपको रिएक्ट इंपोर्ट, अब इसकी भी नीड नहीं होती कि रिएक्ट बोलता है भाई इसको भी हटा दो, मैं खुद समझ जाऊंगा कि भाई आप
यूज कर रहा हूँ रिएक्ट को। फिर कुछ टाइम बाद फंक्शन कंपोनेंट में रिएक्ट ने इंट्रोड्यूस किए हुक्स, और हुक्स के थ्रू स्टेट दे दिया मैं, ठीक है। हुक्स क्या है, कुछ ने एक मेथड बना हुआ है प्री डिफाइंड, जो कि रिएक्ट हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, और उस मेथड के पीछे काफी बड़ी बड़ी फंक्शनैलिटी कर रहा है परफॉर्म, ठीक है। तो फिर फंक्शन कंपोनेंट में भी स्टेट आ गई, ठीक है। फिर फंक्शन कंपोनेंट में लाइफ साइकिल भी आ गया। अच्छा, लाइफ साइकिल इवेंट्स जो है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, लाइफ साइकिल मेथड्स, जो कि मतलब जैसे अभी हमने इसमें प्रॉप्स कवर किया, स्टेट कवर की और मेथड्स कवर किए। इसके अलावा ना लाइफ साइकिल मेथड्स भी होते हैं, जिसमें दो अभी आपके सामने, एक कंस्ट्रक्टर और एक रेंडर। अच्छा, ये ऐसे मेथड हैं दो, इनको हमें ना कॉल नहीं करना पड़ता, ये खुद कॉल होते हैं। ऐसा ही जब ये कंपोनेंट चला ना, कंस्ट्रक्टर खुद कॉल हो गया, और रेंडर भी, मतलब इनको कॉल कौन कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। ये जो कंपोनेंट से हम चीजें मंगवा रहे हैं ना, कंपोनेंट के अंदर ये खुद कॉल हो रहे हैं। तो ये दोनों भी लाइफ साइकिल मेथड्स में आते हैं। अच्छा, लाइफ साइकिल मेथड थोड़ा सा आपको मैं समझा दूं, और क्लास वाली समझाता हूं ताकि आपको थोड़ा सा मुश्किल लगे और फिर फंक्शन पे आके आसान लगे। रिएक्ट लाइफ साइकिल मेथड्स, हाँ ये वाला, ब्लर क्यों आ रही है भाई? बच्चों को ना डराओ। सही होगी नहीं होगी? क्लास पे काम कर लिया ना, तो फिर फंक्शन समझने नहीं आए। चलो ये वाले देख लेते हैं, ये और पुराने हैं। ठीक है, यही लग रहा है मुझे भी। ये आ गया भाई, बेहतरीन, ठीक है भाई। अच्छा, ये क्यों समझा रहा हूं, ये समझना ना बहुत जरूरी है, और रिएक्ट का इंटरव्यू देने जाएंगे ना, लाजमी सवाल होगा, लाजमी इसका जरूर होगा। अच्छा, इसको हम बोलते हैं लाइफ साइकिल मेथड्स, कंपोनेंट के लाइफ साइकिल मेथड्स क्या बोलते हैं, ठीक है। ये तीन टाइप के होते हैं, माउंटिंग, अपडेटिंग, अनमाउंटिंग, ठीक है भाई। माउंटिंग का मतलब क्या है कि जो सबसे इनिशियल स्टेज होता है, मतलब कोई भी चीज मतलब पैदा हुई, माउंटिंग, अपनी एग्जांपल ले लें कि भाई इंसान पैदा हुआ, माउंटिंग। अपडेटिंग का क्या सीन है, अपडेशन आती रही हम में, ठीक है, बड़े हो गए आज। और लास्ट सीन होता है अनमाउंटिंग, इसका क्या मतलब हुआ, मर गया हुआ बंदा, ठीक है भाई। तो ये तीन स्टेजेस हैं हमारे कंपोनेंट के, रिएक्ट के। अब माउंटिंग में मतलब ये है कि भाई जब फर्स्ट टाइम कंपोनेंट रेंडर होगा ना, तो कौन कौन सा लाइफ साइकिल मेथड चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्या बताया इसने, कंस्ट्रक्टर। अच्छा, ये क्लास के बारे में सारा बता रहा हूं मैं, फंक्शन के बारे में नहीं अभी। तो कंस्ट्रक्टर सबसे पहले चलेगा। अच्छा, ये तकरीबन अगर हम गिने ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ रहे हैं ना, पहले 15 थे, ठीक है। तो काफी सारों को ना रिप्लेस कर दिया इस वाले ने, ये दूसरा नजर आ रहा है, गेट ड्राइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, ठीक है। तो पहला चला कंस्ट्रक्टर, दूसरा चलेगा गेट ड्राइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, तीसरा चलेगा रेंडर, वो तो अपडेटिंग में ना, मैं माउंटिंग की बात कर रहा हूँ। कौन सा चलेगा, रेंडर, ठीक है। अभी हमने दो देखे यहाँ पे, कंस्ट्रक्टर ये बना हुआ और ये बना हुआ रेंडर। अच्छा, आप चाहें ना अगर तो कंसोल लगा के भी देख लें। मैंने कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखा कंसोल डॉट लॉग फर्स्ट, और मैंने रेंडर के अंदर लिखा कंसोल डॉट लॉग
सेकंड, ठीक है भाई। तो अगर आप देखें ना तो पहले फर्स्ट चला और बाद में सेकंड, और थर्ड आपका चलेगा, अच्छा रिएक्ट अपडेट कर देगा डॉम को उसके बाद, फिर थर्ड आपका चलेगा कंपोनेंट डिड माउंट, ठीक है। ये भी एक मेथड है, कंपोनेंट डिड माउंट, ठीक है। ये भी प्री डिफाइंड मेथड है रिएक्ट का, कंसोल। अच्छा वैसे पहले वालों को देख के क्या लग रहा था, हाँ भाई लाइन बाय लाइन चलता है कोड, तो पहले सही चला, फर्स्ट ये चला, सेकंड ये चला, लेकिन अब देखना ये भी तो ये इससे ऊपर आ रहा है सेकंड से, और ये देखते हैं कब चलेगा। देखें कब चला, लास्ट में, जबकि थर्ड वाले को पहले चलना चाहिए था ना, क्योंकि वो पहले आ रहा है लाइन पे, तो लेकिन ये बाद में चलता है। अच्छा इस वाले में ना, अच्छा अब देखें ये सारी चीजें है क्यों, इसकी जरूरत क्या है रिएक्ट के अंदर। अब जावास्क्रिप्ट में अगर आपने कोई इनिशियल एपीआई कॉल करनी है, जैसे जेसन प्लेस होल्डर, स्टोर एपीआई, वेदर एपीआई, कहाँ पे कॉल करते हैं, कहीं पर भी कर देते हैं, हम कहीं पर भी करें और फंक्शन को हमने खुद कॉल कर दिया। रिएक्ट में ये नहीं कर सकते आप, ठीक है। रिएक्ट में ये करने में ना इशू आ सकता है। इशू क्या आएगा, अब देखिए चले करके देख लेते हैं थोड़ा ना। मेरे पास एक गेट डेटा का मेथड है, ठीक है, इसको भी अभी हटाते हैं, और हाँ इसको भी पहले अभी हटा देते हैं, ठीक है। एरर नहीं देगा तो फिर, लेकिन वो सही तरीका नहीं है, लिखते भी हैं लोग, लेकिन ज्यादा बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि ऊपर लिखें। बात एक ही है ना, क्योंकि मेथड सारे एक ही शुमार है, स्टैंडर्ड ये। अच्छा मुझे पता है क्या करना है, सब चीजों को मैंने हटा दिया। अच्छा देखें, बिल्कुल देखें, सोना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूं मैं। ये जेसन प्लेस होल्डर या फिर फेक स्टोर, कौन सी एपीआई थी वो, फेक स्टोर एपीआई, ठीक है। इसमें ना मैं एक काम करता हूं, प्रोडक्ट्स गेट करता हूं, ठीक है, यहां पे। अब इस गेट डेटा को कॉल कहां करूं मैं, चले यहां पर ही कर देता हूं, ठीक है, जावास्क्रिप्ट की तरह। एरर कहां पे आया, यहां पे आया, ठीक है। सिग्नेचर डिक्लेरेशन कैन ओनली बी यूज्ड, टाइप स्क्रिप्ट है, दिस लगा दो भाई, लेकिन फिर भी ये यहाँ पे अलाउ नहीं कर रहा उसको भाई कॉल करना, ही बोल रहा नहीं भाई मैं अलाउ नहीं करूँगा। चलो यहाँ पे कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट चल रहा है पूरा, जावास्क्रिप्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है ना। यहाँ पे आप कोई वेरिएबल बना सकते हैं, ना आप किसी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट की सीरीज चल रही है ना, मेथड्स आ रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे रेंडर में कर दिया कॉल, और डेटा आ भी गया मेरे पास, ठीक है, आ गया ना भाई। अब मैं चाहता हूं इस डेटा को किसी तरह डॉम पे शो करवाना, कैसे करवा सकता हूं बताएं। वेरिएबल कहां बनाऊं, डिव लिखा हुआ, यहाँ पे क्या करूं, यहाँ पे मैं समझे H1 में मैं सिर्फ ये इसका टाइटल दिखाना चाह रहा हूं बस, फिलहाल इतना। क्या करूं, और यहाँ पे मुझे डेटा रिसीव हो रहा है console.log जेसन में, क्या करें बताएं भाई। जावास्क्रिप्ट का सवाल है, कोई नया रिएक्ट का कुछ नहीं लेके आया मैं, जावास्क्रिप्ट ही लिखी हुई ना आपके सामने, फैच से डेटा लेके आ रहा हूं, और console.log जेसन में आपको डेटा मिल रहा है, ये आ गया ऑब्जेक्ट। मैं चाहता हूं इसको, इस डेटा को यहाँ H1 में शो करना, स्टेट के थ्रू होगा, बगैर स्टेट के हो सकता है, बगैर स्टेट के हो सकता है। वेरिएबल कहां बनाऊं, कौन सा वेरिएबल, कहां बनाए वेरिएबल बताओ, यहां पे देखो, यहां नहीं बनेगा ना, यहां क्यों नहीं बनेगा, देखिए हमारे पास अगर एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन है या एक क्लास है, ठीक है, क्लास है ना एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करती है, इसमें ना सिर्फ आप इस तरह प्रॉपर्टीज बना सकते हैं, दिस डॉट नेम लिख के, और इस तरह से ऐसे ही। यहाँ पे क्लास के अंदर ना कोई आप वेरिएबल वगैरह नहीं बना सकते, कि जावास्क्रिप्ट अलाउ नहीं करता।
नहीं बना सकते ना भाई। तो आपको अगर वेरिएबल बनाने हैं तो आप यहाँ रेंडर में बना सकते हैं वेरिएबल, यहाँ पे आप बना सकते हैं। तो क्या करें, या तो प्रॉमिस यहाँ से रिटर्न करें और गेट डेटा को रिजॉल्व करवा लें, डेटा ले लें। एसिंग कहाँ लगाएंगे, रिएक्ट मना करता है आप रेंडर पे एसिंग ना लगाओ। देखते हैं लगाने देता नहीं देता। क्या बोल रहा है, नहीं भाई मना कर रहा है भाई। ये क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वैलिड एज अ रिएक्ट चाइल्ड फाउंड ऑब्जेक्ट प्रॉमिस इफ यू मीन टू रेंडर अ कलेक्शन ऑफ चिल्ड्रन यूज एन एरे इंस्टेड। ठीक है, तो इसने यहाँ पे एरर दे दिया कि भाई एसिंग आप नहीं लगा सकते। तो अब एक ही हल है यहाँ पे, वो हल क्या है, स्टेट को यूज करना। क्या हल है, रिटर्न कहाँ करूं, यहाँ पर रिटर्न कर दूं भाई। ये तो जावास्क्रिप्ट के टाइम पे समझा दिया था ना मैंने आप लोगों को, ये वाला काम। रिटर्न तो चलो वैसे भी हो रहा है ना, सिंगल लाइन रिटर्न कर दिया। आप क्या करो, ये चलो कैसा आएगा। अब ये जो आपने रिटर्न किया, ये इस वाले फंक्शन का रिटर्न कोई है, ये किसका रिटर्न है, ये देन का रिटर्न है। देन के अंदर जो फंक्शन बना हुआ है ना, ये तो इसका रिटर्न हुआ। इसके रिटर्न में हमें मिलेगा अनडिफाइंड। ठीक है, और अनडिफाइंड जो है ना डॉम पे रेंडर नहीं होता, ये बात आपको पता है, जावास्क्रिप्ट में भी यही था। ठीक है, तो प्रॉमिस देखिए, ये वाला सवाल तो आप जावास्क्रिप्ट में मैंने आपको बता दिया था कि भाई फैच से डेटा बाहर निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे, याद है ना। प्रॉमिस यूज करते थे सिंपल, लेकिन रिएक्ट में प्रॉमिस यहाँ पे अलाउ नहीं है यूज करना रेंडर में। ठीक है, या ये कर सकते हैं, देखिए हम रिटर्न करा न्यू प्रॉमिस। प्रॉमिस हमसे क्या क्या लेता है, प्रॉमिस हमें देता है कि भाई रिजॉल्व करवा दो या फिर रिजेक्ट करवा दो। ठीक है, ये सारा कुछ हमने डाला प्रॉमिस के अंदर और यहां से हमने करवा दिया प्रॉमिस को रिजॉल्व। ठीक है, अब इस प्रॉमिस को अगर हम गेट करेंगे तो ऐसे करेंगे, देखें डॉट देन लगा के, तो यहाँ पे चल जाएगा क्योंकि एसिंग अलाउ नहीं कर रहा वो कि भाई एसिंग लगाओ। रिस्पॉन्स कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स, डेट कहाँ लिख दी मैंने, अच्छा ये रही, हटा देते हैं इसको फिलहाल। देखें रीलोड किया मैंने 42 लाइन नंबर 42 पर मुझे डेटा मिल गया, लेकिन मुझे डेटा यहां नहीं चाहिए, मुझे डेटा यहां H1 के अंदर शो करवाना है। इसके लिए क्या हो सकता है, तो इसके लिए रिएक्ट में एक ही ऑप्शन है और वो क्या है, स्टेट। क्या ऑप्शन है, स्टेट। तो यहां से आप प्रॉमिस भी हटाएं, ठीक है, और ये जो आपने ऊपर स्टेट बनाए ना, स्टेट में आप एक बनाएं डेटा का ऑब्जेक्ट। ठीक है, और यहां से जेसन में जो भी रिसीव हो रहा है ना उसको ऊपर स्टेट में अपडेट करवा दें। कैसे, दिस डॉट सेट स्टेट डेटा, और डेटा के अंदर रखवा दें जेसन। ठीक है, अब आप यहां पे कंसोल करके देख लें, कंसोल डॉट लॉग। अच्छा, सबसे पहले चले कंसोल भी नहीं करें, अब आ जाएगा एक इशू। क्या इशू आएगा, एक मिनट पहले इसको हम चला के देख लें कि चल भी रहा है या नहीं। चल रहा भाई, चले, इशू नहीं आया। सेट स्टेट कर दिया और यहां पे अब हमने कंसोल करवा के देखा दिस डॉट स्टेट को कि क्या आ रहा है। ठीक है, ये देखें रीलोड किया, अब देखें ये इशू क्या आ रहा है। देखें स्टेट आ तो गया, डेटा भी आ गया हमारे पास, लेकिन हो क्या रहा है, इनफाइनाइट चल रहा है। क्यों, क्योंकि रिएक्ट क्या बोलता है, जब आप सेट स्टेट अपडेट करोगे ना, मैं रेंडर के मेथड को रिकॉल करूंगा। अब इसने रेंडर के मेथड को रिकॉल किया तो दिस डॉट गेट डेटा दोबारा कॉल हो गया, दिस डेटा दोबारा कॉल हुआ, उसने दोबारा सेट स्टेट कर दिया, फिर उसने फिर यही काम किया, तो इनफाइनाइट लग गया ये लूप कि भाई यहाँ पे वो स्टेट अपडेट कर रहा है, दोबारा चला रहा है, यहाँ इस फंक्शन को फिर वो दोबारा कॉल कर देता है।
समझ में आ गया? तो अब इससे भी हमारा मसला सॉल्व नहीं हुआ, ठीक है। तो फिर इसका सॉल्यूशन रिएक्ट ने दिया है लाइफ साइकिल मेथड्स के थ्रू। किसके थ्रू? लाइफ साइकिल मेथड्स के थ्रू। तो कोई भी इनिशियल कॉल यहाँ पे नहीं, रेंडर में नहीं की जाती कि इनिशियली आपने कोई एपीआई से डेटा मंगवाना है या इनिशियल लेवल पे कुछ भी आपने करना है तो रेंडर में आप नहीं करते। इसको रेंडर से मैंने हटाया, कंसोल वाले लगे रहने देते हैं यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें माउंटिंग पे कंस्ट्रक्टर चल रहा है। कंस्ट्रक्टर में भी ये काम नहीं कर सकते हम, कि कंस्ट्रक्टर में हम स्टेट वगैरह बना लेते हैं और सारी चीजें बना के रख लेते हैं। रेंडर में कर नहीं सकते हम, पता चल गया आपको। गेट ड्राइव स्टेट प्रॉप्स में कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इन सब में से ज्यादा बेहतर है कंपोनेंट डेट माउंट में करना, क्योंकि जब हम हमारी सारी चीजें प्रॉपर चल जाएंगी ना, हमें पता चल गया यूआई भी रेंडर हो गई, देखें रिएक्ट अपडेट्स डॉम रेंडर भी हो गया, सब चीजें प्रॉपर चल गई। सबसे लास्ट में चलेगा कंपोनेंट डेट माउंट। कंपोनेंट डेट माउंट, इसके अंदर आप क्या करेंगे, दिस डॉट गेट डेटा को क्या करवा देंगे, कॉल। अब दिस डॉट गेट डेटा कॉल होगा, उसमें स्टेट सेट होगी, दोबारा क्या चलेगा, रेंडर। ये दोबारा नहीं चलेगा, ऐसा ही है, दोबारा क्या चलेगा, रेंडर चलेगा। अच्छा, इसको देखें, रीलोड करके देखा, इतनी ज्यादा बार क्यों चल रहा है ये भाई? 3 बार चला, लेकिन क्यों? अच्छा खैर, सही चला, क्योंकि दो स्ट्रिक्ट मोड की वजह से वैसे ही वो चल रहा है। और पहले रेंडर चला, 2-4 बार ये हो गया, और तीसरी बार जब चला कि जब इसको हमने अपडेट किया, ठीक है। तो अब देखिए इनफाइनाइटली लगा और हमें डेटा वगैरह सब मिल गया। अब हम चाहें तो इस डेटा को यहाँ पे शो भी कर सकते हैं। कैसे भाई? दिस डॉट स्टेट डॉट डेटा डॉट टाइटल है, क्या है, टाइटल है, आ गया टाइटल, ठीक है। अच्छा, मैं रीलोड करूंगा, देखिए टाइटल आ रहा है मेरे पास। सेट बाय इनफाइनाइट क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि रिएक्ट क्या बोलता है भाई, आप सेट स्टेट कॉल करोगे तो मैं चलाऊंगा, इसको नहीं चलाएगा। इसको कब चलाएगा? सिर्फ फर्स्ट टाइम, जब कंपोनेंट फर्स्ट टाइम रेंडर होगा तब चलाएगा। देखें इस डायग्राम में पूरा बताया हुआ भी है। कंपोनेंट डिड अपडेट। अच्छा, ये अपडेटिंग की जो बात हो रही है ना, देखिए इसके अंदर आपको एक मेथड नजर आ रहा है, सेट स्टेट। इसका मतलब ये है कि जब सेट स्टेट को कॉल करेंगे ना, तो ये चीजें दोबारा चलेंगी। कौन कौन सी? गेट ड्राइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, शुड कंपोनेंट अपडेट, रेंडर। इसमें देखिए रेंडर भी आ रहा है। तो जब सेट स्टेट कॉल होगा, रेंडर भी दोबारा चलेगा। गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट और कंपोनेंट डिड अपडेट। कंपोनेंट डिड माउंट आ रहा है यहाँ पे? नहीं आ रहा। तो इस वजह से कोई भी इनिशियल लेवल जो हम काम करेंगे, एपीआई कॉल करेंगे या कोई भी डेटा वगैरह मंगवा के सेट करेंगे, किस में करेंगे? डेट माउंट में, ठीक है। इसके अलावा अब यहाँ पे इसने अपडेटिंग के लिए चीजें दी हुई है। गेट ड्राइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, ये बड़ा अच्छा मेथड है। ये किस लिए? गेट, अच्छा ये थोड़ा सा नया है तो इस वजह से इसको समझता नहीं है ये ना। स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, अच्छा ये ऐसा मेथड है कि इस कंपोनेंट से रिलेटेड कोई भी चीज अपडेट हो, स्टेट प्रॉप्स, ये चलता है, ठीक है। अच्छा, इसको स्टैटिक देना पड़ता है कीवर्ड ना, के बाद ये चलता है। देखें ये कितनी बार चला, जब स्टेट अपडेट हुई ये दोबारा चला और रुक गया। अच्छा यहाँ पे देखिए एक चीज मैं आपको बना के दिखाता हूँ। 2 मिनट इसको रोकते हैं, इसको भी और इसको भी, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक बना रहा हूँ काउंटर, ठीक है भाई, काउंटर। इसमें रख दिया 1, यहाँ पे शो करा मैंने
दिस डॉट स्टेट डॉट काउंटर। अब मुझे करना ये है कि मैं एक बटन पे क्लिक करूं और वो एक काउंटर इंक्रीमेंट होता रहे। क्या करूं बताएं? इंक्रीमेंट, ठीक है, यहीं पर ही कर देता हूं जल्दी से। ऑन क्लिक दिस डॉट सेट स्टेट, क्या बोल दूं, काउंटर, और दिस डॉट स्टेट डॉट काउंटर प्लस 1। सही लिखा है ना? काउंटर अपडेट करो, किससे करो? पुरानी जो काउंटर की वैल्यू है वो और प्लस 1, ठीक है। अब देखें, अच्छा अपडेट जो है ना, ये गेट ड्राइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप, यहाँ पे अगर आप देखें तो माउंटिंग में भी आ रहा है, आ रहा है ना, माउंट होते वक्त भी चलता है ये। अच्छा अब देखिए मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूं, इंक्रीमेंट हुआ और ये वाला दोबारा चला। क्यों चला ये? क्योंकि स्टेट अपडेट हुई। दोबारा इंक्रीमेंट करा, फिर चला, फिर चला, फिर चला, फिर चला, ठीक है। अच्छा अभी चलता भी साथ में और आपको ऑल प्रॉप्स भी दिखाता है, ऑल स्टेट और प्रॉप्स सब दिखाता है, ऑल डेटा और न्यू डेटा दिखाता है कि पहले क्या था और क्या अपडेट हुआ, दोनों डेटा लेके भी आता है। देखें इसको अभी हम समझते हैं। इंक्रीमेंट दबाया, ठीक है, देखें इसमें न्यू डेटा सिर्फ हमें मिला, पुराना ये नहीं लाके दे रहा, ठीक है, तो हो सकता है कुछ अपडेट हो गया। तो हर बार ये आपको अपडेटेड स्टेट भी लाके दे रहा है कि भाई ये स्टेट अपडेट हुई है। अच्छा खैर इसमें सॉरी इसमें प्रॉप्स होंगे, इसमें अपडेटेड प्रॉप्स लाके दे रहा है, इसमें अपडेटेड स्टेट लाके दे रहा है। तो स्टेट इसने लाके दे दी और प्रॉप्स भी लाके दे दिए। ये देखें स्टेट अपडेट हो रही है, हर बार ला के दे रहा है। तो ये है गेट ड्राइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप। ये कब चलता है? जब जब कंपोनेंट अपडेट होता है, या स्टेट अपडेट होती है या प्रॉप अपडेट होता है, तो ये चलता है। अच्छा उसके बाद हमारे पास है शुड कंपोनेंट अपडेट। ये ऐसा मेथड है कि जो डिसाइड करता है कि हमारा कंपोनेंट रेंडर होना चाहिए या नहीं चाहिए। क्या डिसाइड करता है? अब जैसे मैं इसमें रिटर्न कर दूं फॉल्स, ये रिटर्न में हमें हमसे ना ट्रू फॉल्स पूछता है सिर्फ। अगर फॉल्स दोगे ये बोलता है मैं कंपोनेंट को दोबारा रेंडर होने नहीं दूंगा, अगर आप ट्रू दोगे तो मैं रेंडर होने दूंगा। देखिए मैंने इसको चलाया, मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूं, नहीं हो रहा, हो तो रहा है इंक्रीमेंट लेकिन रेंडर नहीं चल रहा दोबारा। रेंडर क्यों नहीं चल रहा? ये एक मेथड हमने लगाया शुड कंपोनेंट अपडेट, कि भाई कंपोनेंट अपडेट होना चाहिए। रिटर्न क्या करवा दिया? तो अब ये कंपोनेंट को फर्स्ट टाइम चला रहा है और सेकंड टाइम नहीं चला। अगर मैं इसको ट्रू बोल दूंगा, बाय डिफॉल्ट ये ट्रू ही होता है वैसे। अगर मैं यहाँ पे इसको कंडीशन लगा दूं कि भाई दिस डॉट स्टेट डॉट काउंटर अगर 5 से ऊपर हो तो रिटर्न कर देना फॉल्स, और एल्स में कर दो, चलिए बताए आप क्या करेगा। मतलब एक बार तो होगा ना, उसके 6 पे जब वो गया 5 से ऊपर लगाया हमने और ये रुक गया, अब अपडेट होने नहीं दे रहा है, ठीक है। शुड कंपोनेंट अपडेट। अच्छा ये इसका कोई इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं था, तो फंक्शन कंपोनेंट में ना ऐसी कोई चीज आई नहीं हमारे पास। क्लास कंपोनेंट में ये मौजूद थी। गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट, जब भी कंपोनेंट अपडेट होगा ना ये पूरे कंपोनेंट का स्नैपशॉट लेके रख लेगा। मतलब पहले स्टेट में नेम पड़ा हुआ था गॉस, मैंने अपडेट करके उसको कर दिया अहमद, लेकिन गेट स्नैपशॉट को गॉस भी मिलेगा और ये बताएगा कि भाई पहले गॉस था और बाद में अहमद हो गया, ठीक है। पर कंपोनेंट डेट अपडेट, जब सारी चीजें अपडेट हो जाती हैं सबसे लास्ट में। अच्छा गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट और कंपोनेंट डेट अपडेट ये दोनों आपस में लिंक है। गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट से जो भी चीज रिटर्न करते हैं ना वो कंपोनेंट डेट अपडेट में मिल जाती है, और फिर उसके बाद आपने जो कुछ भी करना है उसमें फिर वो आप कर सकते हैं। अच्छा इसके बाद बस ये क्लास था अनमाउंटिंग, जिसमें सिर्फ एक ही लाइफ साइकिल मेथड है, कौन सा? कंपोनेंट विल अनमाउंट। ये कब चलता है? कि जब एक कंपोनेंट डॉम पे से हाइड हो जाता है, रिमूव हो जाता है, ठीक है। अब जैसे कि आप कोई ऐप पे टेस्ट देते हैं, उस पर ऊपर टाइमर चल रहा होता है,
मैंने टाइमर वाले कंपोनेंट में ना अनमाउंट के अंदर एपीआई कॉल की हुई जो रिजल्ट सबमिट कर देती है और आपको रिजल्ट शो कर देती है, और मैंने इस कंडीशन लगाई हुई है कि जब टाइमर एंड हो जाए तो कंपोनेंट अनमाउंट हो जाए। ठीक है, अच्छा ये चीज हो गई। तो अभी हमारे लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? कंपोनेंट डिड माउंट, गेट ड्राइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, कंपोनेंट विल अनमाउंट। कितने? देखिए पहले 15 थे, फिर ये 9, अब फंक्शन कंपोनेंट में 3 इंपॉर्टेंट है और उन तीनों का काम भी एक कर रहा है। तो कितने हो गए फंक्शन में? 1, 15, 9 और 1। देखिए कितना आसान हो गया है। ठीक है, तो इतनी लंबी कहानी मैंने आपको बता दी। खैर अब इन तीनों 15 का काम 1 करेगा जो कि हुक होगा। ठीक है भाई, तो ये ऑल रिएक्ट थी सारी जो भी अभी तक बताई। तो थोड़ा सा अब हम न्यू पे देखते हैं कि क्या आ गया है। और ये वाला जो है ना वो सारा ये न्यू है, फंक्शन कंपोनेंट। ठीक है, अच्छा अब इसमें काउंटर बना के देखते हैं पहले। अच्छा इसमें क्या होता है? इसमें हुक्स होते हैं। इंपोर्ट फ्रॉम रिएक्ट से स्टेट बनाने के लिए एक हुक है जिसका नाम है यूज स्टेट। अच्छा हुक का ना एक स्टैंडर्ड है नेम का। हुक से पहले यूज लिखा हुआ होगा। जो कोई भी हुक आप देखेंगे ना आगे कभी भी, तो हुक का नेमिंग स्टैंडर्ड है यूज लिखा हुआ होगा। अब जैसे स्टेट का हुक है तो क्या लिखा हुआ है? यूज स्टेट। किसी भी चीज का हुक होगा उसके आगे यूज लिखा हुआ। अच्छा अब ये हुक रिटर्न क्या करता है आपको? ये हुक आपको 2 चीजें रिटर्न करता है। पहली में आ रहा है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने इसको कोई वैल्यू पास नहीं की। अगर मैं इस वैल्यू को पास करूं ना, जैसे मैं इसमें लिख दूं गॉस, तो ये फर्स्ट इंडेक्स पे ये वैल्यू रिटर्न करेगा। ये देखें गॉस। और सेकंड इंडेक्स पे क्या दे रहा है? फंक्शन। चलिए अच्छा हुआ एफ देख के आपको पता चल रहा है ये फंक्शन है, वरना आप बोलते एफ। ठीक है, लेकिन ये फंक्शन है। ठीक है, ठीक है, तो पहले इंडेक्स पे क्या दे रहा है? ये 0 पे जो भी वैल्यू आप पास कर रहे हैं, और दूसरे पे क्या दे रहे हैं? फंक्शन। अच्छा ये दूसरे पे फंक्शन क्या है? ये वो फंक्शन है जो इस वैल्यू को अपडेट करेगा। सेट है भाई? तो हम क्या करते हैं, इसका एक फॉर्मेट है, हम डिस्ट्रक्चरिंग यूज करते हैं यहाँ पे वही एरे की। हमने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, आगे दिया यूज स्टेट, इसमें इनिशियल वैल्यू रख दी 0, तो यहाँ पे हमने बोला काउंटर और यहाँ पे हमने बोला सेट काउंटर। अब ये काउंटर जो है ना ये क्या है? डिस्ट्रक्चरिंग याद है एरे की थी हमने? देखिए वरना मैं इसको काउंटर सेट काउंटर की जगह ए और बी भी लिख सकता हूँ, ए और बी, लेकिन ये समझ में आने वाले नहीं है ना। अगर मैं ए को कंसोल करवाऊं, मुझे बताएं ए में क्या आएगा? क्या आएगा? ए में 0 आएगा, 0 आ रहा है। और बी में क्या आएगा? फंक्शन आ रहा है। ठीक है, तो इसका स्टैंडर्ड क्या है भाई? आप जो चीज भी आप यूज कर रहे हैं उसका रिलेटेड नेम रखें। जैसे कि मैंने कहा भाई काउंटर, और इसका स्टैंडर्ड क्या है? इस फंक्शन का नेम ना आप सेट से शुरू करते हैं। किससे शुरू करते हैं? सेट से। तो मैंने कहा सेट काउंटर, तो यहाँ पे मैंने h1 को यूज किया, h1 में काउंटर, तो यहाँ पे देखिए 0 लिखा हुआ आ गया। अब मुझे इसको अपडेट करवाना है बटन के क्लिक पे, इंक्रीमेंट करवाना है। क्या करूं? ऑन क्लिक, और इसको बोलेंगे सेट काउंटर, और इसमें बोल देंगे काउंटर प्लस 1। मतलब सेट काउंटर को आर्गुमेंट में आप जो भी वैल्यू देंगे ये इसको जाके रिप्लेस कर देगा, इस वाली वैल्यू को। ठीक है, ये देखें ये स्टेट थी इसकी ओवरऑल। ठीक है, जैसे वो स्टेट थी ना ऊपर क्लास में, रिप्लेस किया इसने। इजी है? ठीक है, तो वो ओल्ड था ना, वो बताना जरूरी है, आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए उसका। ठीक है, तो अब आपने एक और प्रॉपर्टी बनानी है।
एक और बना लें, नेम और सेट नेम, यहाँ पे मैंने लिख दिया गॉस। अच्छा, अब इस स्टेट की जो वैल्यू है ना, ये कुछ भी हो सकती है, नंबर, स्ट्रिंग, एरे, ऑब्जेक्ट, ठीक है, अनडिफाइंड, नल, जो कुछ भी आप रखना चाहें सब रख सकते हैं, ठीक है। बस इसमें एक चीज याद रखनी है, वो चीज क्या, चले जल्दी से एक छोटी सी टू डू ऐप बना देते हैं, बना दें। टू डू ऐप वैसे कितनी देर में बनती है, कितनी देर में बनती है टू डू ऐप, कितनी देर में बनाएंगे आप जावा स्क्रिप्ट पे? जावा 10 मिनट में बना लेंगे। चलो इसमें हम बनाते हैं कि देखते हैं कितने टाइम में बनती है। 10:50 हो रहे हैं, ठीक है भाई। इसको बोलते हैं टू डूज और सेट टू डूज। यूज स्टेट में हमने डाला एक एरे। अच्छा, यहाँ पे हमने बनाया एक इनपुट और एक बटन बनाया ऐड टू डू, ठीक है। इनपुट में हमने कहा भाई कि वैल्यू चेंज हो, ऑन चेंज पता है ना, तो वो वैल्यू जो है वो स्टेट में जाके सेट हो जाए, ठीक है। कैसे होगा, मैंने कहा भाई सेट वैल्यू ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। यहाँ पे होगा क्या, जब भी मैं इनपुट में कुछ लिखूंगा वो स्टेट में जाके वैल्यू सेव हो जाएगी। इस चीज में किसी को मसला, इजी है ना भाई। अच्छा, अब मैं चाहता हूं जैसे ही मैं ऐड टू डू के बटन पे क्लिक करूं एक फंक्शन चल जाए, ठीक है। तो फंक्शन में बना देता हूं ऊपर, ठीक है। फंक्शन चलेगा, फंक्शन वैल्यू को उठाएगा और टू डूज के एरे में पुश कर देगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, ठीक है। अच्छा चले, टू डूज जो है ना, शुरू में मैं इसमें 2-3 वैल्यू खुद ऐड कर देता हूं। मैंने कहा भाई गॉस, और मैंने कहा भाई इसमें एक और वैल्यू आप ऐड कर दो, एक और ऑब्जेक्ट ऐड कर दो वैल्यू, उसमें रख दो ज़ैन, ठीक है। 2 ऑब्जेक्ट मैंने इसमें खुद से ऐड कर दिए। अच्छा, इन टू डूज को अगर रेंडर करवाना हो तो कैसे करवाएंगे, हम बनाएंगे एक यूएल और अब हम चलाएंगे टू डूज डॉट मैप li, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, v आएगा या v डॉट वैल्यू आएगा, v डॉट वैल्यू, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है ना पूरा। और की क्या दे देंगे, आई। देखते हैं यहाँ पे क्या आया, ठीक है भाई, आ गए भी गॉस और ज़ैन। अब मैं चाहे इसमें कोई कुछ लिखूं, ऐड टू डू पे क्लिक करूं, वो भी इस लिस्ट में शामिल हो जाए, ऐसी बनेगी ना टू डू ऐप। क्या करें यहाँ पे, जल्दी बताएं। अच्छा, एक सीन इसका ये, मैंने कहा भाई टू डू डॉट पुश, इस तरह नहीं कर सकते आप, इस तरह नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक आप ये सेट वाला फंक्शन कॉल नहीं करेंगे ना, री रेंडर नहीं होगा। ऐसे में कर तो दूं, मैंने कहा भाई पुश वैल्यू, और ये वैल्यू ऊपर से उठा लेगा, ये रही यहाँ पे स्टेट से, ये पुश कर तो देगा लेकिन रेंडर दोबारा नहीं होगा। तो इसके लिए आपको सेट टू डूज को कॉल करना लाजमी है, ठीक है। तो क्या करा जाए, सेट टू डूज के अंदर मैं बोलूं कि भाई एक एरे डालो जिसमें पहले सारे पुराने वाले टू डूज उठाओ और साथ में ये नया वाला ऑब्जेक्ट ले जाओ। समझ में आई ये चीज, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, रिएक्ट का फीचर है, फिर किसका है, जावास्क्रिप्ट का। चलो अच्छी बात, समझ तो रहो ना, वाला रिएक्ट का फीचर है ये तो, ठीक है भाई। देखते हैं क्या होता है भाई। मैंने कहा भाई अहमद ऐड टू डू किया, मैंने दूसरी चीज ऐड की, ठीक है भाई, कितनी जल्दी बन गया है टू डू ऐप, नहीं। अच्छा, एक चीज याद रखनी है कि ये जो एरे का रेफरेंस है ना, ये चीज मैंने आपको जावास्क्रिप्ट में भी समझाई थी। एरे या ऑब्जेक्ट, इसका रेफरेंस जब तक अपडेट नहीं होगा, रिएक्ट को पता नहीं चलेगा कि कोई चेंज आया। यहां पे मैंने क्या किया, नया रेफरेंस बनाया, ठीक है। देखिए, अगर मैं ये करता ना, मैंने कहा भाई टू डूज डॉट पुश, मैंने पुराने वाले में ही नई वैल्यू ऐड की और स्टेट में इस तरह टू डूज को मैंने भेज दिया वापसी, ठीक है। और सेट टू डूज कॉल कर दिया, तो री रेंडर होना चाहिए ना भाई,
रीलोड किया, मैंने कहा भाई अहमद ऐड टू डू किया, रीरेंडर नहीं हुआ। जबकि अगर आप कंसोल करवा के देखें तो टू डूज अपडेट होना चाहिए। देखिए मैंने गॉस किया, गॉस बल्कि है अहमद किया, ऐड टू डू किया, तो इसमें कितना आ गए, यहाँ पे 2 क्यों है, रीरेंडर नहीं हुआ। रीरेंडर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि रिएक्ट को पता ही नहीं चला कि कोई नई चीज आई है। क्यों नहीं पता चला, क्योंकि यहाँ रेफरेंस सेम है। ये वो वाली चीज आपको याद है, मैंने जब एक वेरिएबल को अपडेट किया था और प्रॉपर्टी को, और उसने दोनों को अपडेट कर दिया था। क्यों, क्योंकि दोनों के पास रेफरेंस सेम था। तो यहाँ पे भी हमें ये चीज मेक श्योर करनी है कि जब भी हम स्टेट के अंदर कोई एरे या ऑब्जेक्ट को अपडेट करवाएं तो उसका नया रेफरेंस बना के करवाएं। तो नया रेफरेंस कैसे बनता, जो काम हमने पहले किया था, पहले नया रेफरेंस बनाया, ठीक है, उसके बाद पुराने वाले सारे टू डूज इसमें ऐड किए और उसके साथ साथ नया टू डू ऐड कर दिया, ठीक है। तो अब जाके ये काम होगा, सेट है। अच्छा एक चीज और है भाई, वैल्यू को खाली करना है, कैसे करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, तो क्या तरीका है, अब इसमें आता है डेटा बाइंडिंग का सीन, ठीक है। अच्छा डेटा बाइंडिंग पता है क्या है, जैसे हमने ये ऑन चेंज लगाया, ऑन चेंज में मैं जब भी कुछ इंटर कर रहा हूँ वो जाके सेट हो रहा है स्टेट में, तो हमने इस इनपुट को बाइंड कर दिया स्टेट के साथ, ये कहलाती है डेटा बाइंडिंग। अच्छा अब हम स्टेट की जो वैल्यू है ना उसको भी बाइंड कर रहे हैं अपनी इनपुट की वैल्यू के साथ। इससे पता है क्या होगा, जब जब स्टेट की वैल्यू अपडेट होगी इनपुट की वैल्यू भी खुद अपडेट हो जाएगी। तो फिर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिंपल ऐड टू डू करने के बाद सेट वैल्यू को कर दूंगा एम्प्टी। तो जब सेट वैल्यू अपडेट होगी तो इनपुट की वैल्यू भी अपडेट हो जाएगी। चेक करें, मैंने कहा भाई अहमद, देखें हो गया काम। तो इससे हमने इसको टू वे डेटा बाइंडिंग कर दी, वैसे इसमें होती नहीं है लेकिन फिर भी हमने फंक्शनैलिटी ऐसे की कि टू वे बाइंडिंग हो गई। वन वे क्या हो गया कि भाई ऑन चेंज से डेटा स्टेट में जा रहा है और स्टेट से वापसी वैल्यू में आ रहा है, ठीक है। अच्छा अब हमें करना है क्या, डिलीट। डिलीट कैसे करें भाई, डिलीट भी बहुत आसान है, बटन हमने कहा भाई डिलीट, डिलीट दबाऊं डिलीट हो जाए। क्या करें, सिंपल मैंने कहा भाई ऑन क्लिक, यहीं पर ही कर दें, सेट टू डूज। अच्छा डिलीट देखें कैसे करते हैं, पहले नया रेफरेंस बनाना है, पहले इसमें मैं बोल देता हूँ ओल्ड टू डूज, ये मैंने बनाया नया रेफरेंस, इसके अंदर क्या आ गए होंगे, पुराने वाले सारे टू डूज। इसमें से मैंने स्प्लाइस किया किसको, I1। क्या मतलब हुआ इसका, आई क्या, आई में क्या मिलेगा, जिस बटन पे क्लिक होगा उसका इंडेक्स, उस टू डू का इंडेक्स, और 1 क्या करेगा, उसको जाके रिमूव करने के बाद मैंने कहा भाई सेट टू डू में आप डाल दो ऑल टू डूज। ऑल टू डूज में से एक डिलीट किया और सेट टू डूज में से सेट टू डू में ऑल टू डूज सेव करवा दिए। चेक करते हैं भाई, मैंने कहा भाई अहमद, ये लो भाई डिलीट भी बन गया, ठीक है भाई, और ये डिलीट भी हो रहा है, शायद है भाई, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। अच्छा चलो एडिट बटन भी डाल देते हैं, एडिट बटन भी बड़ा आसान है भाई इसका, तो बटन एडिट, ठीक है भाई। एडिट में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे वैल्यू की जगह एक इनपुट यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, इनपुट, और इनपुट की वैल्यू में ये वैल्यू शो करवाते हैं यहाँ पे कि भाई जितनी भी हमारे पास चीजें हैं वो सारी इनपुट में आ देंगे। लेकिन हम क्या करेंगे, इस इनपुट को कर देंगे डिसेबल, ठीक है, ताकि डिसेबल आए। अच्छा डिसेबल के लिए हम क्या करते हैं, स्टेट के अंदर ना एक और प्रॉपर्टी रखते हैं एडिट, और जिसको इनिशियली रख देते हैं फॉल्स। समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा क्या करते जा रहा हूं। तो अब यहां पे आके v डॉट एडिट में हमें मिल रहा होगा ट्रू फॉल्स, इसको बोलेंगे v डॉट एडिट। अच्छा शुरू में होगी ट्रू क्योंकि डिसेबल रखना है ना हमें,
ठीक है, डिसेबल आ रहा है, या इसको एडिट का नाम नहीं देते, इसको डिसेबल का ही नेम दे देते हैं। सेट है भाई, और इसको कर देते हैं यहां से आकर वी डॉट डिसेबल, डिसेबल आ रहा है। अब मैं चाहता हूं जब मैं एडिट पे क्लिक करूं ये इनेबल हो जाए, क्या करा जाए, ऑन क्लिक लगाया, ठीक है, और यहां पे वही वाला काम, सारे टू डूज मंगवा लिए, यही कॉपी कर लेते हैं ना, ठीक है, या फिर ये भी करने की जरूरत नहीं है। आपने क्या किया, टू डूज डॉट स्प्लाइस, ठीक है, इंडेक्स 1 डिलीट कर दिया पहले। अच्छा, डिलीट भी कर सकते हैं और रिप्लेस भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी काम कर लें। और नई में मैंने बोला कि भाई पूरा इसमें जो कुछ भी पड़ा है वो सारा ऐड कर दो। ये समझ में आया क्या किया मैंने, स्प्लाइस ओल्ड वाला ऑब्जेक्ट डिलीट किया और नए वाले में जितनी भी चीजें थी सारी दोबारा डाल दी, और साथ में डिसेबल को कर दिया फॉल्स, ठीक है। अब ये कर तो देगा अपडेट, लेकिन री रेंडर नहीं करेगा। उसके लिए क्या करें, सेट टू डूज में मैंने कहा भाई एक नया रेफरेंस और उसके अंदर टू डूज, ठीक है। देखिए एडिट पे क्लिक करूंगा, ये डिसेबल हो गया, इनेबल हो गया, ठीक है। इसमें कुछ लिख क्यों नहीं पा रहा मैंने, क्योंकि वैल्यू को मैंने अभी बाइंड नहीं किया, ठीक है। अब वैल्यू को मुझे बाइंड करना होगा अपने ऑब्जेक्ट की इस वैल्यू के साथ, इस पे लगाना होगा ऑन चेंज, ठीक है। और ऑन चेंज में मुझे जो वैल्यू मिलेगी मैं उसको सेव करूंगा वी डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। क्या किया मैंने, ये जो मुझे मैप के अंदर ऑब्जेक्ट मिल रहा है वी डॉट वैल्यू को मैंने अपडेट करवा दिया ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से, ठीक है भाई। अच्छा, अभी भी ये नहीं चलेगा, ये क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि अच्छा एक और काम भी कर सकते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू का भी प्रॉप होता है, यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू दे देंगे तो काम करेगा, और यहां से ये वैल्यू को सेट भी कर रहा होगा उसमें, ठीक है। अब आप क्या करना है, आपने ये जो वी डॉट डिसेबल है, अगर ये फॉल्स हुआ, टर्नरी ऑपरेटर याद है मैंने बताया था, याद है भाई, अगर ये डिसेबल ट्रू हुआ तो एडिट दिखाओ, वरना बटन दिखाओ, कौन सा, अपडेट का। देखिए भाई पहले क्या आ रहा है लिखा हुआ, एडिट दबाया, अब क्या आ गया लिखा हुआ, अपडेट। कैसा आया, टर्नरी ऑपरेटर लगाया, याद है ना टर्नरी ऑपरेटर। ये ट्रू होगा तो क्या चलेगा, ये वाला चलेगा, और ये कॉलन क्या करेगा कि अगर ये फॉल्स हुआ तो ये कॉलन के बाद जो लिखा ये चलेगा, याद है ना। अच्छा, अब अपडेट पे मुझे क्या करना है, इसको वापसी डिसेबल करवा देना है। कैसे करवाऊं, कैसे करवाऊं भाई, वी डॉट डिसेबल अगर मैं कर दूं ट्रू, ठीक है, डिसेबल हो गया, और उसके बाद मैं सेट टू डूज को दोबारा से करवा दूं अपडेट। देखिए मैंने अहमद ऐड किया, ऐड भी हो रहा है, मैं चाहता हूं जैन को, ये क्या, अच्छा यहाँ पे हमने ऐड करवाते वक्त डिसेबल नहीं डाला, डिसेबल ट्रू। मैंने कहा भाई नया देखें ऐड भी हो रहा है, जैन को एडिट करना है, मैंने कहा एडिट, जैन की जगह मैंने यहाँ पे लिखा जैन खान, अपडेट, अपडेट हो गया, ठीक है। टू डू ऐप बन गई, कंप्लीट हो गई ना। जब कुछ रहता है डिलीट ऑल रहता है, डिलीट ऑल तो आसान है यार, बटन डिलीट ऑल, डिलीट ऑल में क्या होता है, ऑन क्लिक के अंदर मैं बोलूंगा भाई फंक्शन, और फंक्शन सेट टू डूज में एम्प्टी एरे डाल दो, ऐसा ही है ना, डिलीट ऑल। ये तो बड़ा आसान था यार, ठीक है भाई।
देखें भाई, ऐड हो रहा है, एडिट हो रहा है और डिलीट ऑल भी हो रहा है। ठीक है, तो टू डू ऐप बन गई हमारी 15 मिनट में। ठीक है, वो तो समझा के बताई ना आपको। ठीक है, अगर बगैर समझाए बनाए ना। अच्छा, ये हमने ना जब क्लास कंपोनेंट थे ना, जब हमने पढ़ा था, हम लोग 2017 में क्लास में पढ़ लेते, तो हमने कंपटीशन किया था, देखते हैं कौन सबसे पहले टू डू ऐप बनाता है। ठीक है, तो सबने तकरीबन बना ली थी, 4-5 मिनट में बन गए थे। ठीक है, और क्लास कंपोनेंट को यूज करके। ठीक है, तो जल्दी बन गए यार। अभी इसमें थोड़ा टाइम क्यों लगा कि मैंने समझा के बनाई है, वरना इसमें आप लोगों का भी करवाते हैं। ठीक है, तो हम ये करवाते हैं मंडे वाले दिन, लेकिन उसमें अगर जो पहले से बना के लिया है वो, ठीक है, हम कुछ और टास्क देंगे, इसमें कुछ और टास्क देंगे लैब के अंदर मंडे वाले दिन कि भाई ये बनाना है। स्पीड प्रोग्रामिंग देखते हैं सबसे पहले कौन बनाता है। ठीक है, लेकिन आप देखिए चीजें इसमें कितनी आसान है। अच्छा, वैसे ही मैंने बहुत ही गंदा काम किया है इसमें। अच्छा काम पता है क्या होता, ये जितने भी मैंने ऑन क्लिक के अंदर सब डाल दिए ना, ये इस तरह नहीं होता। फंक्शन बनाना है, सेपरेट फंक्शन बनाना है। तो खैर, इसको सेपरेट फंक्शन में ले जाना कोई इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। क्या करना है, यहाँ पे फंक्शन कॉल करना है और उस सारा कोड उठा के ऊपर ले जाना है, और उस फंक्शन को v और i जो है ना आर्गुमेंट में पास कर देना है। ठीक है, तो बस ये बेकार काम किया, बाकी सब अच्छा काम किया। ठीक है, बाकी सब सही है, इसी तरह से ही होता है। ठीक है, तो आप लोग भी इसको करके देखना। देखें, स्टेट और प्रॉप्स दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोनों आपने लाजमी प्रैक्टिस करनी है। बस फंक्शन कंपोनेंट में हमें लाइफ साइकिल देखना है। बता दो, बता देते हैं यार। ठीक है, तो लाइफ साइकिल का नेम है यूज इफेक्ट। क्या नेम है, बाकी आप खुद देख लेना। ठीक है, सही पे इतने ही रखते हैं। तो खैर, काफी सारी चीजें आज हमने देखी। क्लास कंपोनेंट खैर अच्छी चीज थी, हमने समझ ली। ठीक है, आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया। ये मैंने क्यों बताया यार, ये मैंने देखा है ना, काफी सारे लोग मार्केट में गए, उनसे पूछा गया, मैं बस कॉल भी आई है ना स्टूडेंट के साथ, वो उन्होंने कंपोनेंट डेट अपडेट के बारे में पूछ लिया, वो क्या होता है। तो हमने तो पढ़ा नहीं रिएक्ट में वो। तो फिर मैंने उसको बताया ये ओल्ड रिएक्ट थी जिसमें क्लास कंपोनेंट यूज होते थे। अच्छा, अभी भी कुछ कंपनीज ऐसी हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो क्लास कंपोनेंट यूज कर रहे हैं। क्लास कंपोनेंट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसमें ओप फॉलो होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वो चलती है उसमें, तो इस वजह से वो क्लास कंपोनेंट यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो उसको अच्छा समझते हैं कि भाई ओप को अगर आप फॉलो करोगे ना, तो एक प्रोग्रामिंग पैराडाइम है ये, अगर आप इसको फॉलो करके प्रोग्रामिंग करोगे तो आपका काम अच्छा होगा। ठीक है, लेकिन फंक्शन में उससे ज़्यादा फास्ट काम हो रहा है, तो काफ़ी सारे लोग अब फंक्शन पे ही करते हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं कि जो क्लास कंपोनेंट पे काम करते हैं। क्लास कंपोनेंट की समझे आपको सारी चीज़ें बता दी, कुछ भी नहीं रहता। क्लास कंपोनेंट में जो जो था ना, मैंने आपको सब बता दिया। ठीक है भाई, तो अब सवाल अगर मैं करूं, गेट ड्राइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप क्या था, क्या था भाई, बताओ ना। जब कंपोनेंट की स्टेट या प्रॉप अपडेट होता है तो गेट ड्राइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप दोबारा चलता है, ये था। ठीक है, तो खैर ये देख लेना, देखें जब भी इंटरव्यू के लिए जाओ ये देख के चले आया करना, ये वाली पिक्चर क्लियर हो जाएगा आपका इंटरव्यू इंशाल्लाह। ठीक है भाई, तो इतना ही रखते हैं आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।